उस इश्क आतिश की जूझ जली थी उसके तन मन के अंदर कि वो इस आग में खुद पी भस्म हो गया था। बाहर की लगी आग तो हर कोई बुझा लेता है, सीने के अंदर लगे आग के अलाव को कौन से पानी से बुझाया जाता है, ये आज तक ना कोई समझ पाया ना समझ पाएगा। एहाब, ये क्या हालत बनाई हुई है, क्या हुआ है? अरहम और अरसम इस तक दौड़ते हुए आए और अरसम ने उससे कहा था। अरसम ने अरहम को बताया था एहाब के घर ना होने का और कॉल रिसीव ना करने का। उसके सारे दोस्तों के पास वो दोनों देख चुके थे, वो वहाँ कहीं नहीं था। फिर आखिरी जगह उस नहर के किनारे बहते पानी की बचती थी, जहाँ वो जब भी अपने बाप को याद करता था, उदास होता था तो आकर बैठ जाता था। उसका कहना था कि बहते पानी में अपने अंदर के अक्स को पानी के अंदर लहराता देख अपनी ज़िंदगी की महरूमियों से लड़ना आसान होता है, और उसकी सबसे बड़ी महरूमी उसका यतीम होना था। वो किसी और की हो गई है अरसम, मैं उसको नहीं पा सका, मेरी किस्मत मेरे साथ खेल गई, मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। उसको कहो कि वो मुझे मार कर किसी और की सेज नहीं सजा सकती। वो अरसम के सीने के साथ लगे बिलबिलाने लगा था। अरहम ने उसकी पीठ थपथपाई थी, फिर गाड़ी में से पानी की बोतल लाया था। एहाब, क्या हुआ, कौन चलिए, प्लीज़ मुझे बताओ, क्यों इस कदर टूट गए हो, मुझे बताओ क्या चाहिए। मेरे भाई दुनिया के आखिरी कोने में भी होगा तो ला कर दूंगा, अपनी जान पर खेल कर। अरसम का दिल कटा था उसके आंसू देख कर। भाइयों से बढ़कर प्यार दिया था उसने उसे, नहीं ला सकते, कोई नहीं ला सकता उसे, ना मैं ना तुम। वो उस दिन हाइसम के घर मिली थी, उसकी मायूं थी उस दिन। वो कल भी मिली थी, उसकी मेहंदी थी। वो आज भी मिली थी, अपने निकाह पर दस्तखत करती, मगर मेरी नसों से जान खींच गई। वो मेरी कभी नहीं हो सकती, जिसे 3 दिनों में हर सांस के साथ मैंने परोया। वो दीवाना हुआ जल रहा था। अरहम ने उस मोहब्बत की मार मारे को पहले ऐसे दिखा ही कब था। अरहम के चेहरे पर तलक मुस्कुराहट आई थी, जो जंग के अंदर पिछले 2 सालों से उसके अंदर जो चिड़ी हुई थी, वह आज उसके जान से प्यारे दोस्त को भी सौंप दी गई थी। क्या मोहब्बत इतनी कठोर होती है, बस रग रग को जला देती है, बर्बाद कर देती है, मुकद्दर में स्याहियाँ भर देती है। और हमने नम आंखों से सोचा था, तुम हुक्म करो आप, 10 मिनट के अंदर वो तुम्हारी सेज पर होगी और उसका शोहर उसे खुद तलाक। नहीं अरसम नहीं, मैं उसकी दुनिया कैसे उजाड़ सकता हूँ। बिछड़ते वक्त उसकी आंखों में उसके बाप की इज्जत का अंधिया था मेरे लिए। मैं तो किस्मत से हार गया हूँ, उसको कैसे बंजर कर सकता हूँ। ये तो मेरे हिस्से की मोहब्बत के दुख है जो मुझे चुनने हैं, उसने तड़प कर कहा था। अरसम की बात सुनकर अरहम भी मुस्कुरा दिया था। अरसम को कौन सा इश्क हुआ था जो वो जान पाता कि मोहब्बत में, इश्क में सब जायज़ है सिवाय महबूब को तकलीफ़ पहुंचाने के। उसको हल्के से खराश में देखकर भी दिल खून के आंसू रोता है। ये बात अरहम तारिक अच्छे से जानता था। भरी ज़मीन से तुम्हारा ही इंतहाब किया, और इंतहाब भी किया ख्वाब खूब लाजवाब किया। मोहब्बतों में रवानी को एक जुख्त बख्शी और एक इश्क तसलसल से बेहिसाब किया। निकल पड़े जो कभी दर्द के सफ़र पर हम, तब एक याद के लश्कर को हम रकाब किया। बस एक शख्स को खोया तो फिर तमन्ना तमाम उम्र मोहब्बत से इज्तनाब किया। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं करता, मगर यार उठ कर चल, हिम्मत कर, देखो फूफो बहुत परेशान है, प्लीज़। उसको अपने साथ उठाते सहारा दिया था अरसम ने। मुझे घुटन हो रही है अरसम, अरहम मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा दिल बंद होने को है। मैं चाह कर भी उसके एहसास को खुद से दूर नहीं कर पा रहा। मुझे होश व हवास से बेगाना कर दो, मुझे कुछ महसूस नहीं करना। या अल्लाह मुझे दीवाना कर दे। उनसे दूर होते वो धाड़े मार मार कर चीखा था और फिर बेजान हुआ ज़मीन पर गिरा था। एहाब, अरहम अरसम उस तक पहुँचे थे। अरसम, हमें उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, इसका होश में रहना इसके लिए ठीक नहीं है, इसको नींद की अशद ज़रूरत है, वरना बहुत कुछ बुरा हो सकता है। उसके डलते वजूद को उठाते अरसम ने उससे कहा था, मैं अपने भाई के लिए उसकी खुशी हर हाल में लाऊंगा। अरसम ने नम आंखों से कहा। फिर दोनों ने उसे गाड़ी में बिठाया और डॉक्टर के पास ले गए। तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया यार, वो तो उसे अपनी बाहों में भर कर सबसे बचा कर ले गया। जनीम ने हामना के सामने बैठते हुए कहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एक नाकामी पर मुंह लपेट कर मैं बैठ जाऊंगी? हमना ने अपनी पलकों पर मस्कारा लगाते हुए कहा था। तो फिर अब तुम क्या करोगी? मेरे पास वीडियोज़ हैं, इशारों और धावा की मेरी जान, वो भी तो विदाउट ड्रेस, जिसे यकीनन अरहम तारिक वायरल होने से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करेगा। मुझे तो बस पता फेंकना है और तमाशा देखना है। अच्छा बनकर, दोनों का दोस्त बनकर। उसने लिपस्टिक लगाकर ऊपर वाले होंठ को निचले होंठ में रगड़ा। सोच समझ कर करना, जो भी करना, ये तीनों दोस्त उल्टी खोपड़ी के हैं। भनक भी लग गई ना अरहम को, इस सब के पीछे तुम हो तो लावे की तरह फटेगा तुम पर। जनीम ने अपने अपने तरीके से उसको समझाना चाहा। खुद सोचो, इतने डैशिंग बंदे से कैसे एहतियात बरत सकती हूँ मैं। उसे पाने के लिए आधी हाथ तक भी जाना पड़ा तो जाऊँगी मैं। पापा से कह देना मैं रात घर नहीं आऊँगी, बाय बीबी।
अपना बैग उठाती ज़नीम को बाय करती वो अपनी हाई हील्स के साथ टुक टुक करती चली गई। हाय अल्लाह करे हम ना तुम अपनी चाल में कामयाब हो जाओ, फिर मुझे अरसम से मिलवा दो। मोबाइल पकड़ते उसने दिल से दुआ की थी। वो बुनिया को मेडिसिन देकर अभी उसके पास लेटी थी। ख्यालों में आज मोमिन के साथ होने वाला टकराव भरा तो लब्बों पर मुस्कुराहट दौड़ी। कितने अच्छे से पिटाई की ना उस मोमिन ने बिरबल की। अब देखना मैं मोमिन से क्या कर उस सरसम की भी पिटाई लगवाऊंगी और फिर मैं उसे बोलूँगी इन दोनों को मार दे ताकि फिर मुझे कोई डरा ना सके। उसने दिल में सोचते बुनिया के बालों में हाथ फेरा। जब ही फ़ोन रिंग हुआ मोमिन उसने मोबाइल स्क्रीन पर उसका नाम ब्लिंक करते हुए देखा, ज़ेरे लब बोला और फिर कॉल रिसीव की। कैसी हैं आप? आई होप सो नहीं रही होंगी, आप सो तो नहीं रही होंगी। क्या मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मम्मी ने कॉल रिसीव होते ही उसे न जाने कितने सवाल पूछ डाले। नहीं, मैं जाग रही थी और मैं ठीक हूँ, ज़ोइशा ने कहा था। ओह वेल गुड। मेरा दिल चाह रहा था आपसे बात करने को और मुझे ये भी पूछना था कि दोबारा उस लड़की ने आपको तंग तो नहीं किया? मम्मी ने नरम लहजे में पूछा। नहीं, वो नहीं आया। इस बात से तो मैं भी हैरान हूँ, जैसे आपने उसको मारा है आज तक वो मुझे अच्छा खासा डरा कर जा भी चुका होता, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर इस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़ोशा ने हैरत से कहा था। हाँ हाँ, वो अब आएगा भी नहीं। मोमिन के हाथ का थप्पड़ पड़ा है उसे। आप समझे, आप वो कभी आएगा ही नहीं और आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अगर कोई और भी तंग करे तो मुझे बता दीजिएगा, उसने कहका लगाते हुए कहा। मोमिन मुझे अरसम से बहुत डर लगता है, क्या आप उससे मेरी जान छुड़वा सकते हैं? जोशा ने आज से उसे कहा। बिल्कुल, मसला ही कोई नहीं समझे। मोमिन ने उसको भी समझा दिया। सुशा आप बहुत अच्छी हैं, आपको किसी से भी डरने की भी ज़रूरत नहीं है, बी स्ट्रॉन्ग। उसने उस खनकते लहजे में उससे कहा। आप भी बहुत अच्छे हैं मोमिन, यू आर ट्रूली फ्रेंड, उसने दिल से कहा। सो वी आर फ्रेंड्स, मोमिन ने खुशी से कहा। बिल्कुल, वो भी अच्छे वाले दोस्त, जोशा ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर मैं दोस्त से कुछ ज़्यादा बनना चाहता हूँ, आपको बनाना चाहता हूँ, मोमिन ने गहरे लहजे में कहा। क्या मतलब? जोशा नासमझी से बोली। कुछ नहीं बताऊँगा, इतनी जल्दी भी क्या है सो जाएं आप, गुड नाइट, उसने कहते फ़ोन रखा। जोशा ने भी मुस्कुराते हुए फ़ोन साइड टेबल पर रखा और आंखें मूंद ली थी। आज उसे इतने अरसे बाद सुकून की नींद आई थी। वाह भैया, आपके प्लान ने तो वाकई वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। फ़ोन बंद होते ही बिरबल ने कहा। बस तुम दिन गिनना शुरू कर दो, वो दिन दूर नहीं जब वो अपने भाई के सामने खड़ी होकर तुम्हारे लिए मुतालबा करेगी, मोमिन ने कहका लगाते हुए कहा था। इंशाल्लाह, कहते बियरबल भी घनौनी हंसी हंसा था। टेबल पर पड़े लिफाफे को देखते उन्होंने घड़ी की तरफ देखा था। तभी सुबह का मंजर आंखों के आगे आया। एक बार फिर सोच लो अरहम, क्या तुम खुश हो? उन्होंने इस लिफाफे को देखा। जी मामा, बहुत सोच समझ कर फैसला किया है मैंने, और अब इसके अलावा मुझे कोई हल भी नज़र नहीं आता। आप ये ईशान के घर खुद देने जाएंगी? उसने पथरीले लहजे में कहा। मगर बेटा, वो कुछ कहना चाहती थी। मामा, जब हम हाइकिंग टूर पर जाएंगे तो तब आप जाएंगी ईशान के घर, हम सबके यहाँ ना होने पर। और अब मैं इस टॉपिक पर मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता, और माँ कोशिश मैं छोड़ चुका हूँ। वो चाइना जा रहा है कल और वो पता लगा लेगा कि उसके बाप का कातिल कौन है। मैक ने शराब के एक गिलास को होंठों से लगाते हुए कहा। ओह वाकई, ये तो बहुत खुशी की बात है, और तुम ये सब मुझे इतने सड़े हुए मुंह के साथ बता रहे हो, जकी ने पुरजोश होते हुए कहा था। हाँ, मैंने सड़ा हुआ मुंह इसलिए बनाया है कि तुम वो नहीं देख रहे जो मैं देख रहा हूँ। मैक ने टेबल पर गिलास रखते संजीदा तसरात के साथ कहा। हाँ, मैं वाकई वो नहीं देख सकता जो तुम देख रहे हो। सोचो मैक, मेरा नाम होगा इस पूरे वर्ल्ड में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मेरा नाम आएगा जो आज से 20 साल पहले आते आते रह गया। पूरे 20 साल मैंने इंतज़ार किया इस दिन का, और देखो वो पल अब दूर नहीं जब दुनिया मुझे पहचानेगी। जकी ने आंखें बंद करते एक अलग जहान में पहुंचते हुए कहा। तुम्हें वो फंदा नज़र क्यों नहीं आ रहा जो बहुत जल्द हमारी गर्दनों पर कुसा जाएगा? जकी, अगर वो इस महलूल तक पहुंच गया तो उसका मतलब उसे अपने बाप के कातलों का भी पता चल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो, और तुम ये भी तो समझो, उसका असल मकसद ही अपने पेरेंट्स के कातलों को ढूंढना है। ये चीज़ असल में वो अपने बाप के कातलों को ढूंढने निकला है, मगर अनडायरेक्टली मगर इनडायरेक्टली वो हमें इस मखलूल तक पहुंचा रहा है। और फिर ये तो मैं और तुम भी जानते हैं कि उसने जैसे ही वो मखलूल ढूंढ लेना है वैसे ही उसकी मौत, यानी हम अरसम सुल्तान चौधरी को मार देंगे। किस्सा ख़त्म। जकी ने उसकी बात काटते हुए पूरी तफसील से आगाह किया। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे? मैक ने किसी हदशे के तहत उससे पूछा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस पजल बॉक्स में कुछ तो ऐसा है जो मैं पिछले 20 सालों से नहीं सुलझा पाया। वो लड़का और वो लड़की अपने माँ बाप को अच्छे से जानते थे। कुछ तो ऐसा है जो सिर्फ वही दोनों बोझ पाएंगे। वो पजल बॉक्स इस मखलूल तक पहुंचाने की चाबी है, और इस चाबी तक हमें वो दोनों पहुंच जाएंगे। तुम बस अपने दुकानदारों को उसके पीछे चाइना भेजो और देखो वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है।
उसको अपना बनाकर उससे मालूमात उगलवाना होंगी, मतलब उसके लिए आसानियाँ पैदा करना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ज़की ने मैक की तरफ देखते भारी ठोस लहजे में कहा था। हाँ समझ गया, मैं आज ही लगवाता हूँ पता। बस ये कुछ जितनी जल्दी हाल हो जाए इतना बेहतर है। और तुम्हें अपना 20 साल पुराना वादा याद है ना? मैक ने कुछ याद दिलाने पर उसे पूछा था। हाँ अच्छे से याद है, मेरे खून में वादा खिलाफी नहीं है, ज़की ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाबन मैक सर हिला गया। ये क्या, क्यों रोक रहे हो ये लोग? फ़हा ने डोना की तरफ देखते हुए पूछा। रिलैक्स यार, गाड़ी के पेपर्स वगैरह चेक करने होंगे, डोना ने नरम लहजे में तसल्ली देते हुए उसे कहा। चल भाई काका, डिक्की खोल। एक हवलदार ने उसकी गाड़ी का शीशा बजाते हुए कहा। जी सर, डोना ने कहते डिक्की खोली। हवलदार डिक्की की तरफ गया, फिर अपनी ही जेब से 3-4 पाउडर के पैकेट निकालकर डिक्की में फेंके। ओह ये क्या, तुम पाउडर स्मगल करते हो? मुझ वाले हवलदार ने उसके सामने पैकेट लहराते हुए कहा था। ये मेरा नहीं सर, ये तो लिसन सर, आपको गलतफहमी हुई है, ये हम नहीं जानते कहाँ से आया है। डूना की बात काट कर फ़हा बोली थी। बीबी आपसे बात नहीं कर रहा मैं, ये पूछ रहा हूँ ये कहाँ से आया और क्यों आया। ये तो बात की बात है, मगर इस वक्त ये आपकी गाड़ी में से निकला है और तफ्तीश तो होगी। चल मिस्टर मोहम्मद, इसको मोबाइल में डाल और थाने पहुँचा। हवलदार ने अपने साथी को बुलाया था। सर ये आप ज्यादती कर रहे हैं, मैं जब कह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता। ओ बस काका, जो भी कहना था खान अब तुम थाने में कहना। हवलदार ने उसको पकड़कर मोबाइल में डाला था। मैं कहती हूँ छोड़ें उसे, जब वो चीख चीख कर कह रहा है कि ये सब उसने नहीं किया तो आपको समझ में नहीं आ रही। एक मासूम शरीफ शहरी पर इल्ज़ाम लगाते शर्म आनी चाहिए आपको। फ़हा तो किसी एक शेरनी की तरह गरई। देखो बीबी, जो भी कहना है थाने जाकर कहना, ये भाषण हम रोज़ नहीं सुनते। जब उसकी ज़मानत लेकर आओ तो बात कर लेना, फ़िलहाल हम उसे लेकर जा रहे हैं। हवलदार ने गाड़ी में उसको बिठाते हुए कहा। तुम घर जो अफवाह में कर लूँगा कुछ ना कुछ। डोना ने गाड़ी चलते हुए कहा। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पीछे, ऐसे कैसे घर चली जाऊँ? वो भागकर अपनी गाड़ी में बैठी और गाड़ी पुलिस के पीछे लगा दी। आप ही ताई ने ऐसा क्यों किया? मौज़म भाई ने ऐसा क्यों किया? हमने तो कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। हमेशा बाबा ने उन्हें इज़्ज़त दी, हम सब ने उन्हें इज़्ज़त दी, और उन्होंने क्या किया? हमसे हमारी दुनिया कुल कायनात ही छीन ली। मैं कैसे रहूँगा मम्मा पापा के बगैर? और उसके गले लगा तड़पता हुआ रोता हुआ कह रहा था। सब मेरी गलती है ना, मैं मौज़म हुसैन के सामने अपने हमेशा सख्त लहजे से बात करती ना, ये सब कुछ होता। मगर शेरी में क्या करती, उसकी नज़रों की गलाजत हमेशा मुझे चुभती थी, घुन आती थी। फिर ऐसे नामहरम के साथ हर बात जानते हुए मैं कैसे नरम पड़ सकती थी? वो खुद को कसूरवार ठहराते फूट फूट कर रो रही थी। नहीं आप ही, ऐसा नहीं है, आप तो हमेशा अच्छी बहन अच्छी बेटी रही हैं, आप खुद को क्यों इल्ज़ाम दे रही हैं? उसने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए। शेरी, मुझे बाबा के लम्स याद आते हैं, उनकी बातें, उनके वो आखिरी झलक में मेरी माँ की ममता, मेरे ज़िंदगी पर लगा तलाक का दाग, मैं किस किस पर नोहाय कना हूँ, मातम करूँ। वो हिचकियों से रोने लगी। आप ही, अल्लाह बहुत बड़ी हिकमत वाला है। बाबा कहते थे जब अल्लाह किसी आजमाइश में डालता है तो वो बंदे के सब्र के पैमाने देखता है। जितना गाढ़ा सब्र होता है वो इतना मीठा फल भी देता है। ये रोग ज़िंदगी भर का है, जिसमें हमारा साथी रब की तरफ से मिला सब्र ही होगा। उसने बहन के कांपते वजूद को सीने से लगाते तसल्ली दी थी। खुद वो 10 साल का बच्चा अंदर ही अंदर मर रहा था। काश कोई ऐसा तरीका होता कि हम भी उनके साथ मनु मट्टी तले दफन हो जाते। और तो अब हो जाओ दफन, किसने रोका है तुम जैसे गलाजत को पालने की? लन तन से तो जान छूटेगी। ताई ने अंदर आते ही उसकी बात काट कर कहा। ताई आप मेरी बहन, जो बहुत नाटक हो गया और कर लिया, दोनों के माँ बाप की तदवीन भी हो गई, और अब अपने भाई को लो और निकलो इस घर से। और अगर दोबारा मुड़कर देखने की कोशिश की इस घर की तरफ तो हड्डियाँ तुम्हारी तोड़ दूंगी, तुम दोनों की। उंगली उठाकर उनको वार्न करने लगी। क्या मतलब, ये घर हमारा तो है। मुंतहा ने डुबडुबाई नज़रों से देखा। तुम्हारा घर, ये घर मेरे शोहर की कमाई का था, जैसे चंद दिन पहले तुम्हारे बाप से धोखे से साइन करवा कर मैंने अपने नाम करवा लिया था। अब चूंकि मैं ये घर बेच चुकी हूँ तो तुम लोग अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो और निकलो यहाँ से। ताई ने हाथ झाड़ते साफ बात करते हुए कहा। आप हमारे साथ ये नहीं कर सकती, हमने क्या बिगाड़ा है आपका? हम कहाँ जाएंगे ताई? शेरी ने हाथ झाड़कर मिन्नत की। मेरी बला से जहन्नुम में जाओ, जहाँ भी जाओ, मगर यहाँ सुबह तक मुझे तुम दोनों की शक्लें नजर ना आए। ये मैं पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, फिर ताई से शिकवा मत करना। आंखें दिखाती उन्हें धमकाती वहाँ से चली गई। आप ही, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कोई भी तो नहीं है हमारा अपना, कौन रखेगा हमें? वो मुंतहा से रोते हुए कह रहा था। बस आप ही की जान, अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही तो कहा था कि अल्लाह के आजमाइश पर सब्र करना है। जिसने ये पहाड़ तोड़े हैं वो रास्ता भी दिखाएगा। मुंतहा ने बड़ी हिम्मत से शेरी से कहा था।
जब के दिल से वो खुद डरी हुई थी, वो लड़की जो बचपन से लेकर अब तक कभी गली में बाहर अकेली नहीं निकली, ना कभी अकेली आई न गई। स्कूल, कॉलेज, एकेडमी, बाजार, हर जगह माँ बाप के साथ आना जाना, वो अकेली कैसे इस जालिम दुनिया में निकलेगी, रहने का ठिकाना ढूंढेगी। सोच कर ही उसकी रूह कांप उठी। कुछ देर यूं ही गले से लगाए उसे तसल्लियां देती रही थी। वो रोते रोते सो गया था। बाहर से किसी भी शोर की आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने उठकर बाहर देखा। सहन हारी था, कमरे भी हारी थे, पूरे घर में वो बहन भाई अकेले थे। उसे याद था वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी अपने घर में अकेली नहीं रही थी। हमेशा माँ या बाप दोनों में से कोई ना कोई घर पर उनके साथ होता था। वो बरामदे में बनी सीढ़ी पर बैठकर उस वीरान सहन को देख रही थी, जहाँ वो उसके मामा बाबा और शेरी बैडमिंटन खेल रहे थे। वो हमेशा अपने बाप की हार्ड्स हार्ट्स बनती थी और शेरी हमेशा माँ का। और वो इसका बाप हमेशा उन दोनों को हरा देते थे। अब वो अपने बाबा को ईद की नमाज शेरी के साथ पढ़कर आता देख रही थी। एक बार वो गिर गई थी, घुटने पर चोट लगी, तो जितना वो रोई थी उतना ही उसके बाबा भी साथ रोए थे। सहन के कोने पर बने अमरूद के दरख्त पर बंधा रस्सी का झूला वीरान था, जिस पर उसने बचपन से लेकर जवानी की दहलीज तक झूले झूले थे। मुंतहा आटे में इतना पानी एकदम से नहीं मिलाते, थोड़ा थोड़ा ऐसे। उसकी माँ उस आटे की परात में पानी डालकर उसे आटा गूंदना सिखा रही थी, और वह बेजारियत से सीख भी रही थी। मुंतहा नाश्ता करके जाओ, बीमार हो जाओगी, मुझे पता है तुम भूखी कितनी कच्ची हो। मगर अब वो ममता की आवाज़ कहाँ थी? उसने तो कल से पानी का घूंट अपने अंदर नहीं उतारा था। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, पहनकर देखो कैसा मैं चाहती हूँ। मेरी बेटी अलग डिज़ाइन पहने जो किसी ने ना पहना हो। कितनी यादें, कितने मंज़र किसी फ़िल्म की तरह उसकी आंखों में चल रहे थे। कभी चेहरे धुंधला रहे थे, कभी तकलीफ़ के मारे हल्क में फंदा चुभ रहा था और दिल काँप रहा था वजूद की तरह। कितनी ठंडी छाँव थी उनका वजूद इस घर पर। वो गए तो घर ऐसा खामोशी छा गई, कब्रिस्तान बन गया, जिसके सन्नाटे कानों में गूंज रहे थे। वो जिसे कभी रोने नहीं दिया था, आज उसकी रूह को रुला दिया। ये कैसा इंसाफ है मेरे मालिक, ये कैसी आजमाइश है? तू तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, फिर मुझसे ही मेरी जन्नत क्यों छीन ली? ये कैसा नसीब लिखा मेरे कि मैं मुर्दा बन गई हूँ। मेरे पास था ही क्या जो मुझसे वो भी छीन लिया? किसके सहारे खुद को संभालूँ मैं? तो बड़ा मुश्किल कुशा है, बहुत बड़ा मददगार है। मैं बेऐब हूँ, तेरे सिवा कोई नहीं जानता। रोज़े महशर मेरी गवाही मेरे मालिक, मेरे बाप के सामने बन जाना। मालिक मुझ पे तू अपना रहम कर। सर घुटनों में दिए वो हिचकियों से रो रही थी। कितनी देर वो रोती रही, यहाँ तक कि तहज्जुद के अज़ान की आवाज़ कानों में पड़ी। भीगे चेहरे के साथ रब की पुकार पर लब्बैक कहती उठी। तहज्जुद पढ़कर कुछ सोचते हुए बैग निकाला, उसमें अपने और शेर के कपड़े रखे, कुछ ज़रूरत के सामान, अपने बाप के हिसाब किताब की डायरी निकाली, उसे अच्छी तरह पढ़ा। 20,000 सिलाई के थे, देने वाले 7 वाली खाला को बस, बाकी सारे हिसाब किताब उसका बाप चुका गया था। अपने बाप के ड्रॉर में पैसे देखे, 40,000 थे, वो निकाले। जेवर तो कुछ था नहीं पास, सिवाय एक छोटे से सेट के या माँ की बालियों के, वो जो अक्सर कानों में पहनती थी, वो भी गुस्ल के बाद उसे नहीं पता कहाँ थी। शादी पर भी उसने नकली जेवरात पहने थे। वो छोटा सा सेट और रकम बैग में रख कर किचन में जाकर उसने रोटी बनाई थी और फिर तकरीबन 7 बजे के करीब शेरी को उठाया था। नाश्ता कर लो, फिर हमें निकलना है। चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती सजाए कहा। मगर हम कहाँ जाएंगे बाजी, मैं ताई से मिन्नत कर लूँगा, हम कैसे जा सकते हैं? उसने सामने पड़े चाय पराठे को देखते हुए कहा था। नहीं शेरी, मैं तुम्हें आप नहीं खोना चाहती, मैं नहीं जानती ताई क्या करेंगी क्या नहीं, मगर मैं तुम्हें लेकर रिस्क नहीं ले सकती। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, हम कहीं भी चले जाएंगे। उसने कंधों पर काली चादर डालते बैग बाहर निकालते कहा। एक बैग शेरी का था और दूसरा उसका, जिसमें उन दोनों के कपड़े, फैमिली एल्बम, एक उनकी फैमिली फ़ोटो फ्रेम और माँ बाप से जुड़ी कुछ यादें थी। ठीक है, तो फिर हम जोइशा आपी के घर? नहीं शेरी, हमें हमारे माँ बाप ने कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाना और बोझ बनना नहीं सिखाया। ये जंग हमारी और हम इसे जीतेंगे। मैंने अल्लाह पर भरोसा रखकर इस घर से कदम बाहर निकालना है, तुम भी इस पर भरोसा रखो। उसने पराठे का नवाला तोड़कर उसके मुंह में डालते हुए कहा। आपने खाया? पराठे के नवाले के साथ शेरी ने अपने आंसू पीते भराई आवाज़ में पूछा था। हाँ खा लिया, जल्दी जल्दी से ख़त्म करो अब तुम इसे, फिर हमें निकलना है, ये ना हो ट्रेन निकल जाए। उसने उसे नाश्ता कराते कहा। हम जाएंगे कहाँ आप भी? शेरी ने पूछा। इस्लामाबाद। तुम्हें हमेशा से शौक था ना एक आर्मी ऑफिसर बनने का, तो आप तुम्हारी आप ही तुम्हारा शौक पूरा करेगी। उसने किचन में बर्तन रखते हुए कहा था और फिर उन्हें गिटकाने लगी थी। मगर आप भी, इसमें तो बहुत पैसे लगते हैं। बाबा बताते थे कि बोर्डिंग में जो लोग रहते हैं उनको
लाखों, और वो लाखों की तादाद में शहरी एडमिशन हो जाए तो ये भी हो जाएगा। ये सब बात की बातें हैं। फ़िलहाल ये 20,000 और ये चाबी साथ वाली खाला को दे आओ, कहना कि ये सिलाई के पैसे उनके हैं और ये चाबी ताई को दे दें। उसने पैसे और चाबी शेरी को थमाते हुए कहा। बैग निकाल कर उसने दरवाजे के पास रखे थे। सारे कमरों को, पूरे घर को, सहन को आखिरी बार देखा। कभी उसके वहम गुमान में भी ये नहीं आया था कि ऐसे वो अपने बचपन के घर को इस तरह छोड़कर चली जाएगी। दिल पर हाथ रखे वो सिसकी थी जब शेरी उसकी कमर पर हाथ बंधे हिचकियों से रोया। दोनों बहन भाई के लिए गहरी तकलीफ थी उस घर को छोड़ना। खुद को खामोश कराते शेरी के माथे पर बोसा देते वो घर से बाहर निकली थी। घर को लॉक लगाकर अपने अपने हैंड कैरी थामे वो लोग मेन रोड पर आए थी। कहाँ है आपके ऑफिसर, मुझे बात करनी है। वो साड़ी संभालती फटने को तैयार खड़ी थी। क्यों चला रही हो बीबी साहब, दफ्तर में नहीं है, सुबह ही आएंगे, सुबह आना। हवलदार ने दांत में तीली दबाते हुए कहा। ठीक है, फिर डोना को भी अभी और इसी वक्त रहा करो जब तुम्हारा साहब। हाँ मिस्टर मोहम्मद, क्या रिपोर्ट है? हायसम ने सर से कैप उतारते अपने cabin की तरफ जाते फहा को फुल इग्नोर करते हुए कहा। जी सर, 5 केसेस फाइल हुए हैं। और वो उसके पीछे पीछे चलता उसके ऑफिस में गया। तुमने किया ना ये सब। अना को ठेस ठेस जो पहुंची तुम्हें, तुम्हारी औकात जो याद दिला कर आई हूँ, तो अब तुम अपनी घटिया पावर इस्तेमाल करोगी। वो मिस्टर मोहम्मद से पहले उसके ऑफिस तक पहुंची थी और इस बार शेरनी की तरह चपटी थी और उसका गिरबान पकड़ा। मिस्टर मोहम्मद तो उसकी जुर्रत पर इश इश कर उठा। स्टे ऑन योर लिमिट्स फहा सुल्तान चौधरी, अपने हद मत भूलो। उसके नाजुक हाथों से अपना गिरबान छुड़वाते वो उसे डबल आवाज़ में धड़ा और माथे पर तेवरियां चढ़ाए उसने मिस्त्री मोहम्मद को बाहर जाने का इशारा किया था। मैं अपनी हद में हूँ और तुम जितना चाहे कटियापन कर लो। क्या कसूर है डोना का? हवालात में बंद करना है तो मुझे करो। वो भड़की थी उस पर। क्या कसूर है उसका, ये तुम मुझसे मत पूछो। वो उसको इग्नोर करता, गुस्सा जब्त करता अपनी कुर्सी पर बैठा था। थोड़ी देर पहले वाला सीन याद करके जब वो उसकी बाहों में थी, जेलसी उस पर भर सवार हो चुकी थी और वो फिर सुलगा था। देखो उस कछुए, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर तुमने डोना को रहा नहीं किया तो अंजाम के जिम्मेदार तुम हो दोगे। उसने उसके सामने पड़ी फाइल उठाकर ज़मीन पर मारी थी और हायसम की हाथ खत्म हुई थी उसकी बदतमीज़ी देखकर। तभी किसी चीते की तरह अपनी कुर्सी से उठा था। नहीं करूँगा, जो करना है कर लो। ये फाइल उठाकर दोबारा टेबल पर रखो। अपने गुस्से को पीते उसकी बाजू को पकड़ते उन पर दबाव डाला। नहीं उठाऊंगी। इन फाइल की जगह तुम्हें उठाकर फेंकना चाहिए था मुझे, बदतमीज़ इंसान। छोड़ो मुझे। अपनी बाजू को छुड़वाते वो चीही। नहीं उठाओगी? उसने एक जुस्त में उसके बालों को मुट्ठियों में जकड़े कहा था और वो दर्द से चिल्ला उठी। तुम एक नहायत अनाप्रस्त और जालिम इंसानियत के दर्जे से गिरे हुए इंसान और बड़ी आवाज़ में अपने बालों को जल्द से उखाड़ता महसूस करते हुए कहा था। तुम भी तो जालिम हो, गैर की बाहों में सो सकते, शर्म नहीं आती तुम्हें? वो उसके मुंह के पास लाल अंगारा आंखें लिए गराया था। दर्द हो रहा है ना? मुझे भी हुआ था, अभी तक सुलग रहा हूँ। ये या तो मेरे सामने आना बंद कर दो या अपने एहसास को मुझसे दूर कर दो, वरना ऐसा जालिम बन जाऊंगा कि तुम्हारी हस्ती भी भुला दूंगा तुम्हें। उसके सिसकते कांपते वजूद को दोबारा बाजू में भरते उसके गालों पर गिरफ्त डाली कर और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने तंबी की थी। तुम्हारे आस-पास क्या? मुझे तो तुम्हारे नाम से भी नफ़रत है। तुम जिस इंसान की शक्ल पर तो मैं थूकना पसंद ना करूँ। पहले मैंने सोचा था तुम्हारे रास्ते से हट जाऊँ, मगर आप नहीं आज़म वलीद खान। तुम क्या मेरी दुनिया हिलाओगे? मैं तुम्हारे इस अना के बुत को ऐसा हिलाकर रेज़ा-रेज़ा करूँगी कि तुम में अपना तमाशा देखने की भी हिम्मत ना रहे। वो सूं-सूं करती उसकी बाहों में मचलती, अपने आँसू को साफ करती, अपने लहजे को मजबूत बनाती, दर्द भरे लहजे में बोली। सो व्हाट यू वांट? मगर आज आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर अम दोबारा मुझे तुम इस डोना के गले लगी नज़र आई तो सांस लेने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। उसे झटके से छोड़ते वो मुड़ा था। किस हक से कह रहे हो तुम मुझे ये सब? हाँ, मैं तो लगूंगी, एक बार नहीं 1000 बार लगूंगी उसके साथ, रातें भी रंगीन करूंगी और उससे डीप किस भी। चिटा उसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो तेज़ी से मुड़ा और उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, इतनी ज़ोर के वो ज़मीन बोझ हुई थी। दोबारा अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल मेरे सामने सोच समझ कर करना। ये ख़लाज़त तुम्हारे मुंह से दोबारा निकले तो टांगें तोड़ दूंगा तुम्हारी। और हक़ की जो बात कर रही हो, बहुत जल्द अब हक़ के साथ मिलेंगे। उसके लर्ज़ते वजूद और गाल पर छपे उंगलियों के निशान देकर वो रुका नहीं था, चले गया था। मिस्र मेहमान, छोड़ दो इसे, हवलदार से कहता मुठियाँ भींचे गाड़ी में बैठा था आकर और गाड़ी की स्पीड आहिर तक करके उसे दौड़ाने लगा था। फहाद, तुम ठीक हो? ये क्या हुआ है? डोना उस तक पहुंचा था, उसके गाल पर पड़े उंगलियों के निशान देकर उसके गाल पर हाथ रखने लगा था जब वो बदक कर पीछे हटी। हाज़म के अल्फाज कानों में गूंजे थे, ना चाहते हुए बेआंसू उसकी गालों पर लड़कने लगे। फहा, डोना ने तड़प कर कहा था। मुझे घर छोड़ दो, उसको कहते हुए तेजी से जाकर गाड़ी में बैठी थी। सारे रास्ते वो खामोश रही थी। डोना ने नहीं पूछा था उससे, जानता था कि जब नॉर्मल होगी तो खुद बता देगी। घर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई तो वो बाहर निकली। फहा, क्या उसने तुम्हें थप्पड़ मारा? उसने उसको अंदर जाते देखकर पूछा। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा।
वहाँ की लेडी कांस्टेबल ने बदतमीज़ी की थी, पर हाइसम ने उसकी क्लास ले ली थी और हमें बाहर भी निकाला। खैर सुबह बात होती है। वो चाहकर भी उसे हाइसम की जल्दी नहीं बता पाई थी, उसका जुल्म नहीं बता पाई थी। दूर खड़ी गाड़ी में बैठे हाइसम ने बल्ब की रोशनी के नीचे खड़ी फ़ाहा के चेहरे पर अपने थप्पड़ का निशान देखा था, जो सुर होने के बजाय अब नीला पड़ रहा था, और वह तकलीफ आंखों में दर्द लिए मुड़ी थी और घर में गुम हुई थी। आई एम सॉरी फ़ाहा, उसने नम आंखों से कहा था। उस पर शदीद गुस्सा आया था कि क्यों वो खुद पर काबू नहीं रख पाया उसकी बात सुनकर, क्यों उस पर हाथ उठा बैठा उस नाजुक जान पर जो अब उसे जाने क्यों मगर दिल के करीब महसूस होने लगी है। कितनी तकलीफ हुई होगी उसे। सोचते ही उसने गाड़ी के शीशे पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा था कि हाथ लहूलुहान हुआ, मगर तब भी वो खुद को इस दर्द में महसूस नहीं कर पाया था जो उसने अपनी फ़ाहा को दिया था। मुंतहा वो उसका नाम पुकारता चीख मारता उठ बैठा। एहाब, तुम ठीक हो ना? अरसम जो उसके साथ ही लेटा था उसके इस तरह बेकरार होने पर उठ बैठा था। वो रो रही थी, वो शायद किसी सहन में बैठी बारिश के पानी में भीगती हिचकियों से रो रही थी। अरसम, उसने अपने बालों को मिट्टी में जकड़ते हुए कहा था। आप तुमने कोई ख्वाब देखा? प्लीज़ यार संभालो खुद को। उसने पानी का ग्लास उसके लबों के साथ लगाया। सुबह 4 बजे के करीब वो उससे नीम बेहोशी में ही हॉस्पिटल से सीधा घर ले आए थे। अरहम भी घर नहीं गया था, वो सोफे पर लेट गया था। एहाब की हालत के पेश नज़र वो और अरसम और एहाब बेड पर। एहाब, खुद को मजबूत बनाओ, तुम आंटी के वाहिद सहारे हो। सोचो ज़रा, आंटी को पता चला कि उनका बेटा ऐसे टूट गया है तो वो अंदर ही अंदर घुल जाएंगी। अपनी माँ के लिए जिनके शोहर के जाने के बाद तुम उनकी वाहिद उम्मीद हो, मजबूत बनो। अरहम ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, 3 बज गए हैं, 5 बजे हमें निकलना भी है। अरसम ने माहौल को थोड़ा लाइट मूड देते हुए कहा था। कहाँ? एहाब ने आंसू साफ करते कहा। हाइकिंग के लिए चाइना। और प्लीज़ एहाब, तुम ना नहीं करोगे? तुम जानते हो अगर तुम नहीं गए तो मैं भी नहीं जाऊँगा, और अगर मैं ना गया तो सब रह जाएंगे। प्लीज़, मैं तुम्हें इस सिचुएशन से निकालना चाहता हूँ। ये ड्रेस लो, फ्रेश हो जाओ, मैं इशाल से कहकर तुम्हारी पैकिंग करवाता हूँ। उसने उसकी अलमारी से उसकी ड्रेस निकाल कर सोफे पर रखते हुए कहा। मगर अरसम, मेरा दिल। एहाब प्लीज़। अरहम ने उसका हाथ दबाते रिक्वेस्ट की थी। उसने भराई आंखों से दोनों को देखा था, दोनों के चेहरों पर प्लीज़ मान जाओ इल्तिजा थी। वो जानता था वो नहीं टलेंगे। उठकर कपड़े लिए बाथरूम में घुसा। चलो अब हम निकलते हैं। अरहम ने अपना मोबाइल और वॉलेट जेब में डालते हुए कहा था। कहाँ? बैग यही मंगवा लो, बस नाश्ता करके निकलेंगे, और तुम्हारी और इशाल की टिकट्स हमसे आधा घंटा बाद की हैं। उसने बालों में उंगलियां फेरते उसे बताया था। व्हाट? कच्चा चबा लेगी वो मुझे? ये तुमने जानबूझकर किया ना? उसने बनवाए चुकाते पूछा। वो तुम्हें कच्चा चबाई या पक्का? ये तुम दोनों का मसला है। और हाँ, ये मैंने जानबूझकर किया, और तुम दोनों चाइना एक दिन बाद पहुंचोगे। तुम लोगों की टिकट लंदन की रिजर्व हैं। वो कहता रूम से बाहर निकला था, उसके सर पर बम फोड़ा। क्या लगता है इशाल जाएगी अरहम के साथ? अगर उसे हकीकत पता चली तो, और हमना का क्या रिएक्शन होगा ये जानकर? फ़हा और हाइसम के दरमियान कुछ ठीक होगा या नहीं? नहीं, या फिर ऐसे ही कुकड़ों की तरह लड़ते रहेंगे? मुद्दा के लिए आगे आसानियाँ होंगी या फिर मुश्किलात का अंबार? कल कार देख कर सच्ची आज मेरा किस्त लिखने को ज़रा भी दिल नहीं किया, और अगर इस किस्त पर भी यही सॉरी, ये राइटर की शायद अपनी वर्डिंग थी यहाँ पे। आगे से स्टार्ट करते हैं हम। क्या बात है एहाब, तबीयत तो ठीक है? आंखें कितनी सूजी हुई हैं तुम्हारी? वो लोग गाड़ी में बैठने वाले थे जब वो एहाब के पास खड़ी पूछ रही थी। कुछ नहीं पप्पो, रात देर से आया था, फिर भरपूर नींद ली है ना, इसलिए। अरसम ने एहाब की जगह जवाब दिया था। आयु ओके एहाब? उन्होंने अरसम की बात सुनकर एक बार फिर से पूछा था। उससे माँ थी, दिल कहाँ सब्र होना था उन्हें। यस मामा, कहते वो आंखों में नमी लिए उनके गले लगा था और फिर उनकी पेशानी चूमी थी। क्या बताता कि टूट चुका है, रेजा रेजा हो चुका है, सब कुछ हार कर भी जिंदा सलामत खड़ा है, तो ये उसकी बदबख्ती है। ख्याल रखना अपना, सबको गाड़ी में बैठाता देख उन्होंने ताकीद की थी। मेरे लिए दो चीनी भाव मेरे लिए 2 चाइनी भाभियाँ ले आना। जो फ़हा ने पुप्पो के गिर्द बाजू का हारा बनाते हुए हाँक लगाई थी। क्यों भाभी, क्यों? हमसे कोई अपना बहनोई न ढूंढ लाएं जो स्पाई भी हो। अरसम ने गाड़ी स्टार्ट करते जवाब दिया। मेहरबानी आपके, अब अपना तशरीफ का टोकरा ले जाएं यहाँ से। फ़ागा ने मुँह फैलाते कहा। ईशो याद रखना उन 3 जवान जहान मस्टुंडू का और उस गुंडी जनीम से मेरे भाई को बचाना। हर कदम पर गाड़ी गेट से बाहर निकल रही थी जब वो ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी। शर्म किया करो। सवेरा रंधावा ने उसके कान खींचा। तो वो क्या होती है, किसके साथ खाते हैं? उसने अपना कान छुड़वाते कहा। ये क्या हुआ तुम्हारी
चीख पर मारा है क्या किसी ने? फुप्पो ने परेशानी से उसके गाल पर हाथ रखते कहा। कुछ नहीं फुप्पो, कल बाय चांस लग गया था। असल में डोना और रीना खेल रहे थे, मैं बीच में आ गई और लग गया। उसने अपने गाल पर बाल आगे करते कहा। एक तो ये दोनों बहन भाइयों की उम्रें हैं और देखो काम इनके, हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं और तुम भी उनके साथ बन जाती हो। कुछ लगाया इस पर गज़ब खुदा का कितना भारी हाथ था, नील के निशान तक रह गए। फुप्पो ने गाल हिलाते हुए परेशानी से कहा था। जालिम तो था वो, बस अपने मतलब की बात जानता था और जो सुनना चाहता था वही सुनता था, बेबस बेहिस इंसान। फ़हा ने कल का लम्हा याद करते दिल में सोचा था। एक तलही सी थी जो पूरे वजूद में भरी थी और धुआं आंखों में। फुप्पो, हम अरसम और रेहाब और यीशु की शादी कब करेंगे? उसने लाड से कहा था और फिर उनकी गोद में सर रखा था। और फ़ाहा की भी तो करनी है ना? उन्होंने हंसते हुए उसकी पेशानी पर लब रखते कहा। मगर मार्शू तो अपनी फुप्पो को कभी नहीं छोड़कर जाएगी, हमेशा हमेशा साथ रहेगी। उसने उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा था। मगर मार्शू की फुप्पो चाहती हैं उसे कोई स्ट्रिक्ट सा हस्बैंड मिले जो उसकी सारी शरारतें निकाल दे, उसे समझदार बना दे और फिर ढेर सारा प्यार भी दे। और धीमे धीमे मुस्कुराते हुए कह रही थी। उनकी बात सुनकर एकदम से उसकी आंखों के सामने हायसम का चेहरा लहराया था। उसका करीब आना, उसकी सांसों की छुअन, उसके छूने का जानलेवा लम्स, फिर उसकी जेलसी। उसने सोचते ही जरी जरी ली थी और दिल में ही अपने ख्यालात की नफ़ी की थी कि रब ना करे उसका शोर ऐसा हो। क्या हुआ, आज पूरा दिन घर पर रहे क्या? जासूसी से रिटायरमेंट ले लिया? उन्होंने उसे चुप सोचते हुए कहा। फूफो, एक बात पूछूं? उसने एक ट्रांस की कैफियत में पूछा। पूछो फूफो की जान। उन्होंने उसका थप्पड़ वाला गाल फिर से सहलाया। उसके गाल पर निशान देकर उन्हें तकलीफ हो रही थी। फूफो, क्या अना की बुत गिराना मुश्किल होता है? और अगर किसी के किरदार कुशी करके कोई अपनी गलती ना माने तो उसे कैसे एहसास दिलाया जाए, जबकि वह समझदार सेंसिबल इंसान हो? उसने गहरी सांस खींचते कहा। अना जिस इंसान में होती है ना मार्शू, फिर वो कभी उस होल से नहीं निकलता। उसको खुद से निकाल कर फेंकने के लिए इंसान को बड़ी दिक्कत होती है, मगर जब वो मुश्किल से गुजर जाता है तो आसानियाँ उसके मुकद्दर बन जाती हैं और आजी उसकी दोस्त। रही बात किरदार कुशी की, तो तहमत लगाना किसी पर भी बगैर सोचे समझे गुनाह के मुतरादिफ है, मगर हमें यह भी देखना है कि वक्त हालात क्या थे और वो इंसान किस जगह पर किरदार कुशी कर रहा है। आया वो सबके सामने इल्ज़ाम तराशी कर रहा है तो वो अल्लाह की सख्त पकड़ में है। माशू, इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया है कि अगर तुम किसी का राज जानते हो तो उससे बस बेऐब ना करो और उसकी पर्दापोशी करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने बंदों की पर्दापोशी करता है। उन्होंने नरम लहजे में उसे बड़े प्यार से समझाया। पप्पो, क्या किसी को किसी के साथ देखकर भी जेलसी होती है? मतलब अगर आप किसी फ्रेंड के गले लगेंगी या फिर अरसम भाई या कोई और अपने किसी बेस्टी से गले मिलेगा तो उसका नाम जेलसी है, या जो मुझे होगी, या फिर कुछ और? उसने उठकर बैठते हुए कहा था। जेलसी की कई किस्म है, जैसे मैं और तुम दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, तुमसे बहुत ज़्यादा वाला प्यार करती हूँ, तो मेरी जगह अगर तुम किसी और को इम्पोर्टेंस दोगे तो मुझे दुख होगा, गुस्सा भी आएगा और जेलसी भी होगी किसी हद तक। उन्होंने अपने तरीके से उसको समझाया। मगर पप्पू, आप मेरी बात समझ नहीं रही। मतलब मैं समझाती हूँ। देखें, मैं डोना और डोना की कज़न या और कोई फ्रेंड, हम तीन हैं, जबकि मैं और डोना अच्छे दोस्त हैं। तो मैं किसी बात पर रो देती हूँ और डोना मुझे चुप करवाने के लिए गले लगाता है तो उसका मतलब वो डोना को थप्पड़ मार देगा। उसने अपनी आधी मुश्किल ढके छुपे लफ्ज़ों में उन्हें बताई। हम उससे दोस्ती नहीं कह सकते, उसे किसी और जज्बे का नाम देते हैं, जैसे मोहब्बत। वो लड़की शायद डोना से मोहब्बत करती हो, इसलिए किसी और को उसकी बाहों में देखकर दुख हुआ हो। इट्स नेचुरल थिंग। आप तुम ईशू और रहम के रिश्ते कोई देख लो, तीसरा जब भी आता है तो गड़बड़ होती है। उन्होंने मिसाल दी। बट मैं और डोना तो बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे ना, उसको यह समझ क्यों नहीं आता? उसने बेजार लहजे में बेबसी से कहा। वो बचपन था मार्शू, ये जवानी है और अपनी मोहब्बत के मामले में हर इंसान बेबस होता है। गलत फहमियाँ क्लियर करने से ख़त्म होती हैं, जैसे ईशू और रहम की गलत फहमियाँ दूर भी नहीं होना। मोहब्बत भी करनी है और बेतबारी भी। उन्होंने आखिर में तलख हंसी हंसते कहा। वो मोहब्बत तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं है, ईशू और अरहम दोनों तकलीफ़ में हैं। उसने दुखी लहजे में कहा था। नहीं, वो दोनों मोहब्बत की तकलीफ़ में नहीं, मोहब्बत की आजमाइश में है। मोहब्बत तो बड़ी मेहरबान है, खूबसूरत, ठंडी छाँव बिल्कुल, और अफराद जैसी खालिस निखरी, किसी को खुद में हल नहीं होने देती, चांदनी जैसे चमकते शफाफ, पानी जैसी पाक नूर भरी। उन्होंने एक ट्रांस की कैफियत में कहा। बेगम साहिबा, शकील साहब आए हैं आपसे मिलने। उन दोनों की बात को मुलाजमा ने आकर काटा। भिजवा, उन्हें बाहर क्यों खड़ा कर दिया है? उन्होंने मुलाजमा से कहा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? और मेरा भाई कैसा है? उन्होंने फ़ाहा के सर पर प्यार दे कहा। मैं तो ठीक हूँ, ये आज आई जी साहब कैसे रास्ता भूल गए अपने भाई के घर का? सवेरा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। बस आज मुझे अपने भाई की खिदमत की ज़रूरत है, वही लेने आया हूँ। उन्होंने
बैठते हुए कहा। तो मतलब आप उस निकम्मी से मिलने आए हैं? उन्होंने शकील साहब की तरफ देखते हुए पूछा। 4-4 मशहूर हाल होने वाले केस हल कर चुकी है और आप कह रहे हैं निकम्मी? बिल्कुल भी निकम्मी नहीं है और आप ऐसे कहकर वर्ल्ड बेस्ट स्पाई की तौहीन नहीं कर सकते। उन्होंने फ़हा को पास आने का इशारा किया था जो उनके पास आकर बैठ गई थी। आप पप्पो को छोड़ें चाचू, ये बताएं केस कौन सा है और मिस्ट्री क्या है? उसने एक्साइटेड होते पूछा। बताता हूँ, सब बताता हूँ, तुम पहले जाकर मेरे एक पुलिस इंस्पेक्टर है ना, उनको भी ले आओ जो तुम्हारे साथ ये केस हल करेंगे। पता नहीं कहाँ रह गया है, कह रहा था कि कॉल सुनकर आता हूँ। उन्होंने फ़हा को कहा था जो उनकी बात सुनकर पाँव में जूती उड़ती बाहर चली गई थी। भाभी और बच्चे कैसे हैं? उन्हें भी लेकर आएँ किसी दिन? सवेरा रंधावा ने मुलाजमा के चाय रखते हुए पूछा था। शकील साहब से जो उनके शौहर के भाइयों जैसे दोस्त थे, कभी साथ ना छोड़ने वाले सच्चे पक्के और खड़े दोस्त थे उनके। बच्चे अपनी माँ के साथ इस बार तुर्की की सैर पर निकले हुए हैं। मुझ मासूम को उन झंबेलियों में छोड़कर आप आएंगे वापस तो मैं चक्कर लगाऊंगा। उन्होंने चाय का घूंट लेते मासूमियत भरे लहजे में कहा। वो बाहर निकली थी जब ही लॉन में पौधों की तरफ मुंह किए खड़ा शख्स को देखा था और उस तक पहुंची थी। हाय हेलो लिसन, आपको बाकी के लफ्ज़ उसके मुंह में रह गए उसको पलटता देखकर। तुम, वो बस इतना कह पाई थी। आंखों में कल वाले लम्हे याद करके तेजी से आंसू बढ़ने लगे थे, इसलिए बहते आंसू से उसे कुछ भी कहे बगैर पलटी। हाँ मेरी बात सुनो। उसकी आंखों में नमी तड़प देखकर वो उठा और उसका दिल तेजी से उसके आगे आकर उसके सामने खड़ा हुआ। वो आंसू पोंछती साइड से निकली जब उसने उसकी कलाई पकड़ी। फ़हा आई एम सॉरी, उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा। इट्स ओके कहते वो उसे देखे बगैर आगे बढ़ी। जब उसने फिर से उसकी कलाई पकड़ी। फ़हा, मैं तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहता था मगर मैं तुम्हारी उस डीप किस वाली बात पर मजबूर हो गया था। मुझे गुस्सा आया था। तुम कैसे उस ड्रोना के लिए मेरे सामने इतनी गिरी हुई बात कर सकती हो? ठीक है, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है तो तुम मुझे मार लो। उसने उसकी सुरलाल आंसू से भरी आंखों को देखते कहा जो उस वक्त गहरे पानियों से भरी, जिन पर अगर दीवान लिख दिए जाएं तो वो भी कम पड़ जाएंगे। उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया था। वो शायद उससे उलझना ही नहीं चाह रही थी। पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसके गाल पर छुपे निशान दिखे। उसने कहा और फिर हाथ बढ़ाया ही था कि वो नफरत से चटक गई। फ़हा, वो तड़पा था। इस नफ़रत को देखकर बेबसी ही बेबसी थी। वो बोलती थी तब उससे बर्दाश्त नहीं थी। वो बोल नहीं रही थी। दिल दर्द के टुकड़े चुनने लगा था। हाँ हो रहा है दर्द तो क्या तुमसे मतलब जीऊँ या मरूँ? तुमने मारा, खुश हो रहो खुश, मगर एक बात मैं तुम्हें हाजिर वलीद खान साफ और सीधे लफ्ज़ों में बता रही हूँ, आइंदा के बाद मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। फ़हा सुल्तान चौधरी नाम है मेरा, बाज़ारों औरत नहीं हूँ जिसे जब दिल चाहा अपनी बाहों में खींच लिया तुमने। रही बात इहलाक से गिरी और घटिया होने की, तो जब तुम मेरे सामने ऐसी बात कर सकते हो तो मेरी सुनकर क्यों तकलीफ़ हुई? बड़ी तोप चीज़ समझते हो खुद को, समझते रहो, मुझे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक और बात, डोना मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो दोबारा उसके और मेरे रिश्ते में आने की कोशिश भी मत करना। तुमको ये जेलसी क्यों है? ये तुम्हारा मसला है। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। एक बात अपने दिमाग में घुसा लो, आज के बाद फ़ाहद सुल्तान चौधरी के लिए तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। या फिर यूँ समझो कि तुम मेरे लिए एक मरे हुए शख्स से बढ़कर कुछ भी नहीं हो। आई हेट यू, स्टे अवे। उंगली उठाकर एक एक लफ्ज़ उसको घायल करती, उसको अपने रास्ते से हटाकर सू सू करती अंदर घुसी। पीछे वो जैसे पत्थर को बुत बना खड़ा। उसके लफ्ज़ थे या कांटे जो उसके मुंह से निकले समातों और दिल पर वार कर रहे थे। उसके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसने सोचा था कि माफ़ी मांग लेगा, मना लेगा, मगर उसने तो उसे मरा हुआ ही कह दिया। वो जिसके साथ जीना चाहता था वही उसे मुर्दा डिक्लेयर कर गई थी, इसके वजूद को रौंद गई थी। क्या उसको तकलीफ़ देकर मेरे हिस्से में सारी ज़िंदगी के दर्द और तकलीफ़ें ही आएंगी? क्या कभी हम सुकून से एक दूसरे को समझ पाएंगे? उसने अपनी सफ़ेद पट्टी में जकड़े हाथ को देखते हुए कहा था, जबकि आंखें एक दिल करार सच सुनने के बाद नम थी। गहरी सांस खींचता वो अंदर आया। अस्सलाम वालेकुम, उसने अंदर दाखिल होते बुलंद आवाज़ में कहा। ओ आओ आओ हायसम, मैं अभी भाई साहब को बता रही थी कि हायसम को तो मैं पर्सनली जानती हूँ, बहुत अच्छा लड़का क्यों ना हो, वैसे ज़रा की तरबियत है। उन्होंने उसका कंधा थपथपाते उसे पास बिठाते हुए कहा था। कैसी हैं आप? तबीयत ठीक रहती है आपकी? उसने मुस्कुराहट से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अब बिल्कुल ठीक हूँ, बस आज सारी मीटिंग से रिलैक्स लिया है। बच्चे हाइकिंग के लिए निकले थे तो बस आज अपनी आशू के साथ घर पर ही हूँ। उन्होंने उसकी तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। हाँ हाँ, अरे हायसम, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। भाभी फ़हा को माशू कहती हैं और प्यार से। वेल भाभी, जिस केस के सिलसिले में बात करने आया था वो केस फ़हा और हायसम। चाचू, क्या आप मुझे कोई और केस नहीं दे सकते? फ़हा ने अंदर दाखिल होते हुए उनकी बात काटी। बेटा इस केस का हल होना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है दो काबिल लोग ही हमें इसके असल मुजरिम तक पहुँचा सकते हैं। प्लीज़ ना मत करना, लाखों लड़कियों की जानों का सवाल है, बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। उन्होंने पुरुमीद लहजे में कहा। ठीक है चाचू, फॉर यू आई विल डू
एनीथिंग। लाल भब्बू का चेहरे और सूजी आंखों से कहा था उसने। ठीक, फिर तुम दोनों पॉइंट्स डिस्कस कर लो। और भाभी हाइसम अब केस के सिलसिले में आता जाता रहेगा तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं? उन्होंने पूछा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं, ये तो घर का बच्चा है, इसका अपना घर है, जब मर्जी आए, उन्होंने प्यार से उससे कहा। वैसे हाइसम ये चोट कैसे लगी? उन्होंने उसके बैंडेज को देखा। कुछ नहीं आंटी, बस किसी को तकलीफ देकर खुद को भी तकलीफ दे बैठा है। ठीक है सर, फिर मैं निकलता हूँ। आज दादू का कुछ चेकअप भी है, सॉरी, बट इंशाल्लाह कल से ही केस के बाकी पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं। उसने कहा कि धुले चेहरे और नाक पर चमकते तिल को देखते हुए कहा था। चाचू, इस केस में मेरा फ्रेंड भी मुझे सुपरवाइज करेगा। अगर किसी को इतराज़ है तो मुझे अभी बता दें, क्योंकि उसके बगैर मैं कोई भी केस सॉल्व नहीं करती। उसने हाइसम की बात खत्म होते ही कहा। नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं। और हाइसम तुम्हें? उन्होंने हाइसम से पूछा। नो इशू सर, उसने बेहिचक लहजे में कहा और फिर खुदाफिज कहता बाहर निकला। फ़हा ने उसकी चौड़ी पुश्त को दूर तक जाती देखा। उसके इसी हाथ पर पट्टी थी जिससे उसने उसे थप्पड़ मारा। उसके दिल में कुछ चुभा। फिर वो उन दोनों से भी एक्सक्यूज़ करती वहाँ से उठकर अपने कमरे में गई। न जाने क्यों, मगर उसका दिल अब उसे बार बार मलामत कर रहा था कि इतने सख्त अल्फाज से उसे नहीं कहने चाहिए था। बात तो उसकी भी गलत थी, वो क्यों इतनी गंदी बात उससे में कर गई थी। और जब वो कह रहा था कि तुम मुझे भी मार लो, तो इस वक्त उसे थप्पड़ मार देती। अपने लफ्ज़ों का जहर अंडील कर अपने दिल पर बोझ डाला। और उसे पता नहीं कितनी तकलीफ हुई होगी, जिसे जिंदा को ही मार रही हूँ। वो घुटनों में सर दिए बेआवाज़ आंसू रोने लगी। और ये पहली बार था जब फ़हा सुल्तान चौधरी माँ बाप के गम के अलावा किसी के लिए इतना रोई थी। अहाब, मैंने अरहम और इशाल के लंदन की टिकट करवाई है और वो हमें कल रात चाइना में ज्वाइन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये दूरियाँ दोनों के दरमियान ठीक हो जाएँ। सॉरी तुमसे पूछे असम, तुम बड़े हो हम सब में, और इशाल के लिए तुम जो भी फैसला करोगी मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि मुझसे बढ़कर तुम उस पर हक रखते हो। उसने बेतासुर लहजे में कहा। जवाब में वो मुस्कुरा दिया। हमना, जनीब और एहाब, तुम दोनों बोर्डिंग की तरफ जाओ, मैं ईशू और हम आते हैं। उसने उन चारों को पास पहुंचते हुए कहा। एहाब और वो दोनों बोर्डिंग की तरफ चली गई। मैं भी चलती हूँ। इशाल अपना बैग संभाले आगे की तरफ कदम बढ़ाने लगी थी जब अरसम के सामने आया। तुम्हारी और अरहम की फ़्लाइट आधे घंटे बाद की है लंदन की। मुझे लंदन से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो तुम उसके साथ जाओगी? उसने इशाल का रास्ता रोकते कहा। मैं उसके साथ नहीं जाऊँगी, तुम हमना और जनीम को। शट अप इशू, बीवी तुम हो उसकी या उन दोनों में से कोई एक। और तुम जानती हो मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। मेरी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाया करो। और जो सामने खड़ा है वो शोहर है तुम्हारा। जो भी मसले हैं उन्हें सूट आउट करो। और खबरदार जो एक भी आंसू निकाला तो इतना अरसा तुम्हें मैंने सोचने के लिए दिया था। अब जाओ और जैसा कहूँगा मैं वैसा ही करो। एंड रिमेंबर, अगर उसके लिए कोई भी मुश्किल खड़ी करने की कोशिश की तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जाओ। उसका बाजू पकड़कर आराम के पास खड़ा करते सख्त अंदाज में कहा था और उसकी आंसू भरी आंखें देखता चला गया था। इशाल जानती थी आप कुछ भी कहना फजूल है। असम के आगे उसकी माँ की नहीं चलती थी तो उसकी क्या चलती। वो जितना प्यार देता था, मान देता था, ढील देता था, उससे ज़्यादा गुस्सा भी उसकी पर्सनैलिटी का हासा था। अपनी बात को पूरा करवाना उसने कभी छोड़ा ही नहीं था। तुमने ये सब कहा ना अज़म से करने को, और वो पैर पटकती होन पीने के मुताबिक चली गई थी। और हम चलाई थी अरहम पर। मैं क्यों इतने बुरे वक्त को अपने ऊपर खुद लाऊंगा तुम्हारे साथ? तो मैं गली की नुक्कड़ तक न जाऊँ, कुजा के लंदन सारा मूड ख़राब हो गया। नाक से मक्खी उड़ाते वो अपना लहजा मज़ीद तपा गया। सीधा कहो अरहम, तारिक के उसके बगैर तुम जब जानती हो तो मना नहीं कर सकती थी अपने भाई को। अब कल तक तुम्हें झीलना होगा। अजीब मुसीबत है। उसको इग्नोर करता उसकी बात पर जलता बुनता वो वेटिंग एरिया की तरफ चला गया। काश मुझे दो होन माफ़ होते तो एक तुम्हारा और दूसरा उस रुमान का करती। वहीं खड़ी उसे दूर जाते देख वो सूसू कर रही थी। ये अरहम और इशू नहीं आए। अब तक 10वीं बार वो पूछ चुकी थी। क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है? अरसम ने उसकी तरफ घूर कर देखा। नहीं, वो प्लान फ्लाई। तो इसमें क्या है? बैठ जाओ चुप करके। वो प्लीज़ सर, खाना बंद करो। वक्त आधे घंटे के बाद लंदन के लिए निकलेंगे। अरहम को कुछ काम है तो कल वो और इशाल ज्वाइन करेंगे हमें। उसने बड़े आराम से कहकर उसके सर पर बम फोड़ा। क्या बात हुई? तो हम कल भी तो निकल सकते थे, और बिना रुखसती के उसके साथ क्यों भेजा तुमने उसे? उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा था। एक्सक्यूज़ मी बहन, वो मेरी है। मैं भेजूँ ना भेजूँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो उसके निकाह में है, और अगर तुम्हें कल आना है तो तुम जा सकती हो। वो बड़े प्लान में उससे डबल गुस्से से चिल्लाया। क्या हो गया है तुम दोनों को? ये क्या तरीका है एक दूसरे से बात करने का? जनीब ने उसे और उसको अरसम को चुप करवाते हुए कहा। अपनी बहन को अच्छी तरह समझा लो। उसे क्या लगता है कि इसकी हरकतों की खबर नहीं मुझे? जिस दिन मुझे इसके खिलाफ कोई सबूत मिलेगा उस दिन इसका कत्ल मैं अपने हाथों से करूँगा। ये वो मीठी छुरी है जो अपनी मर्जी के बकरे पर फिरती है। वो गेज़ और गज़ब में उसे वार्न करती अपनी सीट पर बैठा, और हमना का तो रंग ही जैसे हल्दी जैसा हो गया था। क्या हुआ डियर? एहाब, जो वॉशरूम से अभी आया था, उसने सीरियस सिचुएशन देखते हुए उसे पूछा। नथिंग, तुम ठीक हो? यहाँ आओ, मेरे साथ बैठो। उसने रिलैक्स होते एहाब को पास बिठाते हुए कहा था, जबकि हमना की हालत
बिगड़ रही थी। अरे आप आएँ बैठे यार, हम कि मामा से गले मिलते खुशी से उन्हें बिठाते हुए कहा था उन्होंने, कैसी हैं आप? उन्होंने सवेरा बेगम से पूछा था। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। सवेरा मैं ये देने आई थी। उन्होंने लिफ़ाफ़े उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या है ये? लिफ़ाफ़ा देखकर सवेरा बेगम ने कहा, न जाने क्यों एकदम दिल डरा था। बेटी का जो मामला था, खोल कर देख लें। उन्होंने इशारे से कहा था। जी। कांपते हाथों से उन्होंने खोला, कहते उनकी आंखें भी नम हुई। सवेरा अब और इंतज़ार नहीं कर सकती मैं, ना अपने बेटे को इस तरह तड़पता देख सकती हूँ और ना ही अपनी बेटी को। मुझे लगता है रुखसती के बाद उनके दरमियान दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए आप प्लीज़ ना मत करना ये कार्ड, इस पर लिखी तारीख पर ही मुझे रुखसती चाहिए। उन्होंने इल्तिजा करते हुए कहा था। जी ज़रूर, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप इसे तारीख पर ले जाइएगा अपनी बेटी को। आग की मानत है। उन्होंने हाथ में पकड़े गोल्डन और रेड कलर के बने मखमली कार्ड को देखते कहा था और एक हाथ से अपनी नम आंखें साफ की थी। आपी, अब हम कहाँ जाएंगे? इस्लामाबाद स्टेशन पर उतरते उसने पूछा था। अब हम कैडेट स्कूल जाएंगे, वहाँ आपका एडमिशन होगा। उसने स्टेशन से बाहर निकलते हुए कहा था। आप ही, मैं तो बोर्डिंग रह लूँगा, तो आप कहाँ रहेंगी? शेरी ने मेन रोड पर खड़े होते हुए पूछा था। मैं भी रह लूँगी, उसने टैक्सी को इशारा करते कहा था। फिर टैक्सी वाले को कैडेट स्कूल का कहकर उसमें दोनों बहन भाई बैठे थे। सारे रास्ते ना आप शेरी ने कोई सवाल पूछा था और ना ही मुंतहा बोली थी। स्कूल के पास उतर कर उसने टैक्सी वाले को किराया दिया था। फिर स्कूल के अंदर जाकर प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर शेरी को बिठाकर अंदर गई थी। जी बीबी बोले। अधेड़ उम्र शख्स ने मुंतहा के अंदर जाते पूछा था। सर, मैं अपने भाई का एडमिशन करवाना चाहती हूँ। ये उसके डॉक्यूमेंट्स और ये इसके रिजल्ट्स कार्ड हैं। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। आप अगर कोई टेस्ट वगैरह लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। वो मेरे साथ ही आया है, बाहर बैठा है। उसने टेबल पर शेरी की फाइल्स रखते हुए कहा था। वेल, पर अगर तो वेल, प्रोग्रेस तो इसकी बहुत अच्छी है, फिर भी टेस्ट होगा। प्रिंसिपल ने उसको सर आते हुए कहा था। फिर इंटरकॉम उठाया था। सर राशिद को कहें कि एक बच्चा है शरियार रोहेल, उसका इंटर टेस्ट ले लें। जी बाहर है, मुझे टेस्ट लेकर जल्दी इन्फॉर्म करें, कहते हैं। उन्होंने फ़ोन रखा था। सर, क्या मुझे यहाँ जॉब मिल सकती है? मुंतहा ने कुछ सोचते हुए कहा था। मगर यहाँ तो सारे मेल स्टाफ हैं, मैं आपको जॉब नहीं दे सकता। उन्होंने उसके जद चेहरे की तरफ देखते कहा था जो उनके इनकार पर मज़ीद तारीख हुआ था। सर प्लीज़, अगर आप मुझे कहीं जॉब दिलवा दें, किसी ऐसी जगह जो सेव अच्छे लोग हों, जहाँ मैं रहने के साथ उनकी जॉब भी करूँ, चाहे वो मुलाजमा की जॉब क्यों ना हो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी प्लीज़ सर, उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा। प्रिंसिपल उसकी बात सुनकर ठटके थे कि इतनी पढ़ी लिखी सादा सी लड़की आखिर किसी के घर की मुलाजमा बनने को भी तैयार है। ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्या बात है, काफ़ी परेशान हो, खुलकर बताओ। उन्होंने उसकी आंसू भरी आंखों को देखते पूछा था। सर, मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई है। परसों एक घर था जो तई का था, उसमें रहते थे, वो भी उन्होंने ले लिया। मेरे भाई की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं जानती हूँ ऐसे मदद मांगना बुरी बात है, मगर मैं मजबूर हूँ। मैं भीख मांग कर नहीं बल्कि अपनी मेहनत से अपने भाई को पढ़ाना चाहती हूँ। प्लीज़ सर, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज़ हेल्प मी। उसने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए कहा था। अच्छा अच्छा, अब रिलैक्स, पानी पियो। प्रिंसिपल उठकर उसके पास आए थे और पानी का ग्लास उसे थमाया था। वेल, मैं ये तो नहीं मैं कह सकता कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मगर मैं कोशिश कर सकता हूँ। मेरी नज़र में एक जॉब है, मगर काम बहुत रिस्की है, अगर तुम चाहो तो। उन्होंने कहते हुए बात अधूरी छोड़ी थी। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, जैसा कहेंगे वैसा करूँगी अपने भाई के फ्यूचर के लिए, प्लीज़। उसने भरपूर मेहनत की थी। प्रिंसिपल की आंखें चमकी थीं उसका जवाब सुनकर। देखो बेटा, पर इसमें तुम्हारी जान को भी रिस्क है, सोच समझ लो। मेरे ख्याल से तुम्हें हर दिन एक नई जंग लड़नी होगी। प्रिंसिपल ने कुछ सोचते हुए कहा था। आंखों में एक अजीब तरह की चमक थी, जबकि सामने बैठी लड़की हिम्मत के आगे उन्हें अपने अल्फाज कम लग रहे थे। जी मुझ में बहुत हिम्मत है, मैं सब करूँगी, बस आप मुझे मेरी इज़्ज़त की हिफाजत की ज़मानत दे दे और मेरे भाई के आला मुस्तकबिल की ज़मानत। उसने आंखों में पथरीले तासरात रखते अपने कामते हाथों को जोड़ते सख्त और ठोस लहजे में कहा। मेरे एक जाने वाले हैं फैमिली फ्रेंड, उनकी बहन थोड़ी पागल है, मतलब थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। अब चूँकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है तो वो उसे किसी पागल खाने में नहीं छोड़ सकता। शी इज़ 19 ईयर ओल्ड एंड स्टिल लाइक बी बिहेव अ चाइल्ड। उसके साथ साथ वो किसी भी वक्त हाइपर हो जाती है, उसे नहीं पता चलता कि वो क्या कर रही है, क्या क्यों कर रही है। किसी भी वक्त किसी को भी कुछ भी देकर मार देती है, बिला वजह चिल्लाती है। और अब तक किसी भी नर्स को उसने 2 दिन से ज़्यादा अपने पास टिकने नहीं दिया। उसे अपनी हिफाजत करने वालों से चिढ़ होती है और उसी असना में वो 2 लोगों को मौत के घाट भी उतार चुकी है, मगर उनकी शायद ज़िंदगी ज़्यादा थी तो वो बच गए। उन्होंने सरदार बढ़ते हुए कहा था। बेटा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, बस तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। देखो, मामूली नौकरी करके भी तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 हज़ार मिलेंगे, जबकि वो तुम्हें मुँह मांगी रकम देंगे।
जिससे तुम्हारे भाई का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और इस घर की एनेक्सी भी तुम्हें रूम भी दे दिया जाएगा। बस मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ, अगर तुम सोचना। नहीं, मैंने सोच लिया, मैं तैयार हूँ, उसने उनकी बात काटते हुए जल्दी से कहा था। ओके ठीक है, मैं कॉल कर देता हूँ शाम को, बाकी की बातें वो कर लेंगे तुमसे, और जो तय करना होगा वो भी कर लेना। तुम्हारी इज्जत की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, उसकी तरफ से तुम बेफिक्र हो। इस घर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कमज़ोर नफ्स का मालिक हो, उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था और उसे तसल्ली दी थी। इसी असना में फ़ोन रिंग हुआ था। जो जी चलें ठीक है ओके। प्रिंसिपल ने कॉल रिसीव करके रिसीवर रखा था। बेटा वेरी ब्रिलियंट, माशाल्लाह आपके भाई ने 100% मार्क्स लिए हैं टेस्ट में। कॉन्ग्रेचुलेशन, उसका एडमिशन हो गया है। बाकी बुक्स और दीगर चीज़ों का प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाएगा। आप बाहर वेट करो, मैं कुछ देर तक बुलाता हूँ आपको, उन्होंने खुशी खुशी बताया था। उसके आंसू पूंछे थे और फिर सर हिलाती वहाँ से चली गई थी। बाहर शेरी बैठा था, वो उसके साथ वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई थी। फिर से रोई है। आप क्या हुआ, एडमिशन नहीं हुआ? उसने अपनी बहन की आंखों में नमी देखी। हो गया, इनफैक्ट प्रिंसिपल साहब बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। मैं ये सोच रही हूँ कि मामा बाबा होते तो कितना खुश होते। हमेशा कामयाबियां समेटो तुम। उसने उसे बाजू के हाले में लेते उसके गाल पर प्यार करते हुए कहा था। वो होते तो आज हम यहाँ ना होते, शेरी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। अल्लाह बहुत बड़ा मुश्किल कुशा है। आप देखो, अल्लाह के भरोसे से हम बाहर निकले थे, हम उसने हमारी सुन ली। मुझे जॉब भी मिल गई और तुम्हारा एडमिशन भी हो गया। उसने उसके माथे पर बिखरे बालों को पीछे करते हुए कहा था। क्या वाकई? कहाँ जॉब मिली? कैसी जॉब है? क्या आप यही इस स्कूल में मेरे साथ रहेंगी? शेरी ने उससे अलग होते हुए एक साथ हेडशॉट के तक कितने सवाल पूछ डाले। मुंतहा को उस पल लगा कि भाई बड़े हों या छोटे भाई भाई ही होते हैं, और फिर शायद उसकी जगह उसका बाप होता तो वो भी ऐसे सवाल करता। मगर सवाल ये उठता है कि बाप होता तो क्या वो इधर उधर होते जहाँ आप हैं? सब किस्मत के उतार चढ़ाव हैं। प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि वो यहाँ तो मुझे जॉब नहीं दे सकते, मगर उनके लिए एक जानने वाले उनकी बहन की तबीयत ख़राब है, बेड पर ही रहती है, तो उसकी केयर टेकर बनकर मुझे उसके पास रहना होगा। उसने पूरी बात छुपाते हुए उससे कहा था शेरी को। मगर आप ही आपने तो ये सब पहले कभी नहीं किया, और फिर न जाने वो लोग कैसे होंगे कैसे नहीं? उसने परेशानी से पूछा था। पता नहीं शेरी, मगर मैंने अल्लाह का नाम लेकर वहाँ हाँ कर दी है और अपनी इज्जत की ज़मानत पहले ली है। इस भरी दुनिया में किसी न किसी पर तो एतबार करना ही होगा। हमारे पास इसके अलावा और कोई हल भी नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आप उससे ज़्यादा बुरा नहीं कर सकता हमारे साथ। वो पता नहीं खुद को तसल्लियाँ दे रही थी या शायद शेरी को, मगर अब वो तैयार कर रही थी खुद को अगले आने वाले हर पल के लिए। मेरा मेरा दिल नहीं मान रहा आप ही, शेरी ने बेचैन होकर कहा। मुझ पर भरोसा है ना मेरी जान? उसने अपने भाई के चेहरे को दोनों हाथों के प्यालों में भरते कहा। आप पर बेतबारी की गुंजाइश ही नहीं है। उसने नम पलकें नीचे गिराई। अल्लाह किसी मुसीबत ज़दा को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। मुंतहा ने उसके दोनों हाथों को दबाव में लेते कहा। सॉरी अरसम, हामना की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, मगर वो ऐसी नहीं है जैसा तुम उसको समझ रहे हो। वो क्यों आराम और इशाल को अलग करने का सोचेगी? जनीम ने उसके रूम में आते कहा था, और इस वक्त चाइना के एक बहुत बड़े होटल में मौजूद थे। आपने अपने लिए रूम बुक करवाया तो अरसम ने भी फोर्स नहीं किया, क्योंकि अगर वो उसके कहने पर यहाँ तक आ गया था तो उससे भी उसको स्पेस देनी चाहिए थी, जबकि हमना और जनीम एक ही रूम में थे। अगर वो तुम्हारी बहन ना होती ना तो जनीम मैं उसे बताता कि वो किसकी बहन के रिश्ते में धार डाल रही है, मगर बताऊंगा तो मैं आप भी उसे बहुत कुछ, लेकिन सबूतों के साथ। उसने बाल साफ करते गुस्से में तौलिया बेड पर फेंका। तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो कि उनके रिश्ते की खराबी हमना है, जबकि शाल ने खुद रुमान को ये कहते सुना था कि उसने रहम का बच्चा ज़ाया करवाया, और ये भी कि वो अब तब ही उसके करीब आएगी जब रुमान और उसका निकाह होगा। जनीम ने उसका रुख अपनी तरफ करते हुए चिल्लाते हुए कहा था। मैं रुमान को भी अच्छे से जानता हूँ और रहम को भी, और तुम्हारी बहन को भी। अ, हम सब लोग, जब तुम दोनों बहनों ने हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया था, हमारे इतना बुरा और नापसंद करने के बावजूद भी तुम लोगों ने हमें छोड़ा नहीं। दैट्स योर चॉइस। हमने भी जैसे था तुम लोगों को पसंद कर लिया। और हम की आंखों में इशाल के लिए मोहब्बत मैं देख सकता हूँ, तो मैं हमना की आंखों में जेलसी क्यों नहीं देख सकता? असम सुल्तान चौधरी तो चेहरे के रंगों से अंदर के जज्बात बता सकता है, तो हमना को कौन सी खुशफहमियाँ हैं? अपनी बहन से कहो कि आप भी, वक्त है हट जाए पीछे। जिस दिन मुझे उसके खिलाफ कोई सबूत मिल गया उस दिन उसकी गर्दन होगी और मेरा हाथ होगा। उसने तड़प कर एक लफ्ज़ चबा कर जोर देते हुए कहा, जबकि आंखों से अंगारे उबल रहे थे। वो जेलसी नहीं है, प्यार। शट अप, जस्ट शट अप। कौन सा प्यार जो बर्बाद करे? उसने उसको अपने रास्ते से पीछे धकेलते हुए कहा था। मेरी आंखों में तुम्हें कुछ नहीं दिखता, फिर तुम तो चेहरे के रंगों से अंदाज़ा लगा लेते हो ना, तो मेरे चेहरे के किसी रंग ने तुम्हें कुछ बंधाया नहीं? वो अचानक उनकी बात छोड़कर अपनी पर आ गई थी। जनीम यार, दिमाग खराब मत करो, या जाओ यहाँ से। हर बार आप
पे बात क्यों करती हो? उसे अब गुस्सा आ रहा था, किसी तरह भी उसकी शक्ल वो अपने रूम से गुम कर देना चाहता था। एक बात याद रखना अरसम सुल्तान चौधरी, तुम्हारे सामने जो लड़की खड़ी है वो तुम्हारे हर रूप से मोहब्बत करती है। तुम जुनून हो, मेरा इश्क मोहब्बत तो बहुत बात की चीज़ें हैं। और अगर तुमने मेरे अलावा किसी दूसरी लड़की से शादी करने की कोशिश भी की तो उस रात तुम्हें अपनी स्टेज पर 2 लाशें मिलेंगी, एक तुम्हारी नई नवेली दुल्हन की और दूसरी मुझ बदनसीब की। उसके करीब जाते ही उसके गिरबान को मजबूती से पकड़ते उसने उसकी आंखों में आंखें डाले बेहद जुनूनियत से कहा था। फिर उसकी गर्दन की उभरी हुई हड्डी पर बेसख्ता गीला लम्स छोड़ती वो वहाँ से उसे साफ लफ्ज़ों में वार्न करती निकली। असम ने नफरत से उसके लम्स को खुद से क्रच डाला था। उसे न जाने क्यों आप खुद से भी घिन आती थी। वो इतने सालों से उनके साथ थी, दुख सुख खुशी में वो उन दोनों को छोड़कर नहीं जा सकता था, मगर उन दोनों का जुनून अब हद से ज़्यादा बढ़ रहा था। उसने अपने बाल मुठियों में जकड़े थे जब ही फ़ोन रिंग हुआ। अस्सलाम वालेकुम फूफो, फूफो कैसी हैं आप? उसने कॉल रिसीव करते कहा, अर्ज़म मुझे आपकी तरफ से बहुत फ़िक्र हो रही थी, पता नहीं क्यों दिल बैठा जा रहा था। ठीक तो है ना वो? बात भी की तो लहजे में एक अजीब सा खालीपन था उसके, जो मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। सवेरा रंधावा ने बड़ी बेचैनी से पूछा था। यस पप्पा बिल्कुल ठीक है, असल में थकन की वजह से अभी सोया है, नहीं तो मैं बात करवा देता आपकी। आपने उसने तसल्ली बख्श लहजे में कहा था। अच्छा फिर ठीक है, सोने दो, थकन उतर जाएगी, तुम भी रेस्ट करो। आप अच्छा सुनो अरसम, वो तुम लोग वापस कब तक आओगे? उन्होंने फ़ोन रखते रखते कुछ याद आने पर पूछ लिया। यही कोई 4-5 दिन बाद। मगर क्यों हैरियत फूफू? उसने पूछा। वो असल में अरसम अरहम की मदर आई थी, रुखसती चाहती हैं और कार्ड भी बनवा कर लाए थे। रुखसती की डेट ठीक 5 दिन बाद की है, यानी इतवार की है, तो अगर तुम लोग हफ्ते तक आ जाओ तो मैं सोच रही हूँ कि सादगी से। उन्होंने बात अधूरी छोड़ते कहा, सादगी से क्यों फूफू? अरसम सुल्तान चौधरी और यहाब रंधावा की बहन की शादी है, सादगी से क्यों? मैं सुबह ही वापस आता हूँ, मुझे लगता है आप ये काम हर हाल में हो जाना चाहिए। उसने भी ठोस लहजे में कहा। अरे पप्पू की जान, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से मैनेज कर लेना। बाकी शॉपिंग वगैरह है तो मैं और फ़ाहा देख लेंगे, मैं मैनेजर से कहकर इंतजाम करवा लूँगी, फिर जो रह जाएगा तुम लोग देख लेना आगे। मगर अभी ईशू को कुछ मत बताना, पता तो है वो कैसे रिएक्ट करती है। उन्होंने तंबी करते कहा, डोंट वरी पप्पू, उसे पता नहीं चलेगा और मैं मैनेजर से खुद बात कर लूँगा। पप्पू मुझे कुछ कहना है आपसे, मैं चाहता हूँ कि ईशू के साथ साथ मेरी शादी भी आप फाइनल कर दें। उसने कुछ सोचते हुए कहा था। क्या मतलब? आर यू आर यू सीरियस? इतनी जल्दी काया कैसे पलट गई? आप जनाब तो कहते थे कि शादी ही नहीं करनी, उन्होंने उसे छेड़ते हुए कहा था। अब करनी है और बहुत ज़रूरी है पप्पू, मैं मिसेस इज़राब की पोती हासिम वली खान की बहन ज़ोइशा वली खान से शादी करना चाहता हूँ। उसने साफ और वाज़ेह अल्फाज में आंखें बंद करते ज़ोइशा का डरा सहमा चेहरा कपकपाता वजूद आंखों के सामने लाया था। पप्पू सदके जाए मैं सुबह ही जाती हूँ, मगर अरसम इतनी जल्दी 4 दिन में कोई कैसे अपनी बेटी ऐसी ही ब्याह देगा? वक्त चाहिए होता है। उन्होंने उसके सामने अपनी बात रखते कहा था, पप्पू मुझे वो 4 दिन बाद ही अपने निकाह में चाहिए, और अगर वो निकाह करते हैं तो आई हैव मैनी ऑप्शंस। निकाह में तो वो मेरी ही आएगी। अगली कोई भी बात सुने बगैर उसने कॉल को डिस्कनेक्ट किया। ज़ोइशा वलीद खान, ज़ोइशा अरसम सुल्तान चौधरी, मेरे जुनून की, मेरे बचपन से लेकर जवानी तक की हर दुख भरी तहरीर तुम्हारे आंसू पर लिखी जाएगी कि फिर तुम्हारा ये मासूम चेहरा इतना मकरू हो जाएगा कि तुम दुनिया को अपनी शक्ल दिखाने के भी काबिल नहीं रहोगी। जस्ट वेट एंड वॉच टिल कमिंग ऑन टू माई लाइफ एंड वोम डेथ। जी जान से कहका लगाकर वह हंसता और हंसता चला गया था। ये क्या तरीका है? अपने लिए दूसरा रूम बुक करवाओ। वो होटल के कमरे में जाते ही चीही थी। जो स्पेशल रूम डेकोरेट था फॉर न्यूली वेडिंग कपल। बेड पर सफ़ेद महमरी चादर, छोटी छोटी कमरे में जहाँ बजा पड़ी रेड हार्ट शीप कैंडल्स, ग्लास और सफ़ेद और सुर्ख फूलों की पत्तियाँ, और कमरे में रची बसी वनी हेजी सी जानलेवा खुशबू। वाओ सो रोमांटिक। उसने बेड पर अपना कोट फेंकते हुए कहा था और खुद भी गिरा था बेड पर। दिमाग सटा है, आराम तारीख जाओ और अपने लिए दूसरा रूम बुक करवा कर आओ। वो आप उसके सामने आकर दोनों हाथों को अपनी पसलियों पर रखे चिल्लाई, मैं तो यहाँ से इंच इंच भी नहीं हिलने वाला। तुम्हें अगर कोई और रूम चाहिए तो जाओ नीचे जाकर बुक करवाओ, एंड प्लीज़ ये बहाने बहाने से मुझसे बात करने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। उसने नज़रों का रुख बदलते बेजारियत से कहा था। फ़ाइन, मरो तुम यहीं पर बदतमीज़। उस पर सलवतें बिछाती अपना बैग घसीटती बाहर निकली थी वो। 5 मिनट बाद मेरा एंग्री कद्दू वापस आएगा, उसने गड़ाई लेते लबों पर मुस्कुराहट सजाते कहा। और ऐसा ही हुआ था, वो नीचे गई थी मगर रिसेप्शनिस्ट ने उसे दूसरा कमरा देने से साफ इनकार कर दिया था।
और यही नहीं, उसे ये भी बताया गया था कि अगर वो ये होटल छोड़कर जाती है अकेली तो इससे वह अरसम सुल्तान चौधरी को कॉल करके इन्फॉर्म किया जाएगा। वो पैर पटकती गुस्से को काबू करती अंदर आई थी। अरहम के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट ने रक्स किया था। जानता था अरसम सुल्तान चौधरी और किसी को भागने के लिए छोड़ दे मुमकिन ही नहीं। क्या हुआ, रूम नहीं मिला या फिर तुम्हारी शक्ल देखकर ही उन्होंने नो लिफ्ट का बोर्ड दिखाया? जानदार कहका लिखाते वो हंसा था, जबकि बदले में उसने गुस्से भरी घूरी से नवाजा था उसे। फिर बैग से कपड़े निकालती वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी, मगर वॉशरूम में घुसकर वहाँ का माहौल देखकर वो मजीद गुस्से से बिफरी थी। बार टब में फूलों की पत्तियां वहाँ लटकी देखकर ही उसने लानत भेजी थी उस पर। खामोशी से बार टब क्लीन करके भरपूर शावर लेकर गीले बालों को तौलिए से खुश्क करती बाहर निकली थी वो। और साथ में वहाँ लटकी टाई नाइटी को भी बाहर लेकर आई थी और गुस्से से डस्टबिन में फेंका था। आसार बता रहे हैं दिलबर के आज बातों की गिड़गिड़ाहट अरूज पर है। अरहान ने उसके नहाए नहाए वजूद को देखते सर दा भरी और फिर उसके साथ टच होता अपने कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ बड़ा। ठहर की लोफर आश, जितने भी नाम इसके मुंह पे आ रहे थे सब के सब सुना डाले उसे। फिर ड्रेसर के सामने खड़े होते बाल ब्रश किए थे, पिंक बेबी पिंक कलर के खुले करते और वाइट ट्राउज़र में वो सादगी में बोए गज़ब लग रही थी। बैग में से ढूंढकर अपना वाइट दुपट्टा निकाल कर ओढ़ा था और सोफे पर जाकर लेट गई थी। बेड पर उसके पहलू में सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था और वो उसके कहने पर सोफे पर सोएगा उस चीज़ का तो वो चाह के भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि वो जानती थी उसे ज़िद में आकर वो मज़ीद उसे चिढ़ाएगा। क्या मुसीबत है। सोफे पर मुश्किल से खुद को एडजस्ट करते वो रूहानसी हुई थी। ऊपर से रूम में कंफर्टर भी एक ही था और अब उसके ठंड की वजह से और नहाने की वजह से दांत बज रहे थे। अपने शिफॉन के दुपट्टे को खुद पर लपेटे कांपते हुए अब वो रो रही थी। असम, ये तुमने ठीक नहीं किया। इतना प्यार तुम्हें दिया और तुमने अपनी बहन की एक भी नहीं सुनी और अपने दोस्त का साथ दिया। वो जो गुनहगार है उसका साथ दिया। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें। सिसकी लेते वो रोई। ये कैसी आजमाइश है। अल्लाह पाक, अपने ही शोहर से छुपना पड़ रहा है। काश हम तुम जानी ना होते, धोखेबाज मतलबी फरेबी दगाबाज ना होते। काश तुम 2 साल पहले वाले मेरे हम होते और काश तुम्हारा ये मकरू चेहरा मेरी आंखों के सामने ना आया होता। वो सिसकियों से रोते आप कांप रही थी। पता नहीं क्यों इतनी उदासी भर ली थी उसने, अपने अंदर के दिल भी मुर्दा कर लिया था। आंखें बंद किए आज भी वो आंखों के सामने वो मंजर ले आई थी जब वो अरहम से मिलने उसके ऑफिस गई थी। और ऑफिस के कमरे के बाहर ही उसके कदम ठुटक कर रुक गए जब कोई लड़की बहुत तेज़ी से ये कहकर ऑफिस से निकली थी, मैं अपना बच्चा ज़ाया करवा चुकी हूँ। खुद पर लगी कालक को धोने के लिए मैंने अपनी ममता का गला घोंट दिया है और अब मैं तभी पास आऊँगी जब निकाह होगा। वो लफ्ज़ नहीं थे, उसकी मोहब्बत का कातिल था। उसके लफ्ज़ जगमगाए थे जब अरहम उसको आवाज़ें देता बाहर निकला था और सामने इशाल को खड़े पाया था। इशाल ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा था और फिर रोते हुए उल्टे कदमों वापस लौटी थी। इशू, रुमान, वो कभी रुमान को आवाज़ें देता कभी इशाल को। दोनों लड़कियां रोती हुई अपनी सिमतों की तरफ जा रही थी और वो बगैर किसी जुर्म के मुजरिम बन गया था। और सब याद करके उसकी रूह का पूरा पूर जख्मी हुआ था और सिसकियों में इजाफा। वो जो नहा कर विदाउट शर्ट बाहर आया था उसे चिढ़ाने के लिए उसके कामते और सिसकियाँ लेते वजूद को देखकर परेशान हुआ था। इशू, क्या हुआ है। उसके पास पहुंचकर उसके ऊपर से दुपट्टा उतार कर परे फेंका। जब भी उसने अपना कामता हुआ हाथ अपनी आंखों पर रखा। इशू, उठो यहाँ से, सर्दी या कम्फर्टर में लेटो। चलकर उसके कामते सर्द वजूद को हिलाते उसने कहा था, डोंट टच मी अरहम तारिक। वो उसका हाथ पीछे धकेलती रोते हुए गराई, अच्छा ठीक है उठो और कम्फर्टर में लेटो, हालत देखो अपनी, ठंड लग जाएगी। उसने उसके भीगे वजूद और भीगे शफाफ चेहरे से नजरें उठा चुराते हुए कहा, तुम मुझ पर किसी भी बात को मनवाने का कोई हक नहीं रखते। दूर रहो मुझसे, मैं जीऊँ या मरूँ, नॉट योर कंसर्न। एक बार फिर से गुस्से में चिल्लाई थी जब भी वो उसकी कमर में हाथ डाले उसे बाहों में भरे उठाकर बेड तक लाया था और बेड पर पटाखा था उसको विदाउट शर्ट देकर शाल के ओसान हदा हुए थे। जब भी पूरी हिम्मत करके उठने लगी थी कि वो उस पर झुका था। दाएं और बाएं बाजू की कलाइयाँ हाथों में जकड़ कर बेड के साथ लगाई थी और चेहरा उसके करीब तरीन। मेरा तुम पर कितना हक है ये आज मैं तफसील से बताने का इरादा रखता हूँ, सुमाइनी अंदाज में कहते उसने एक हाथ में उसकी दोनों कलाइयाँ जकड़ी थी और दूसरे हाथ से उसके पेट की सतह पर शर्ट के ऊपर फिंगर्स से ए लिखा था, जबकि उसकी नाक के साथ अपनी नाक जोड़े रखी थी। उसकी ससराती उंगली का रक्स रखते हुए वो कांपने लगी थी। रीढ़ की हड्डी में सुनसाहट हुई थी और आंखों में पानी जमा। क्या हुआ, तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना। फिर मेरे लम्स पर ये फील कैसी
इन आंखों में मोहब्बत की शनासाई कैसी है। इशाल अरहम तारिक उसकी नाक के साथ नाक जोड़े उसकी सांसों को किसी नशे की तरह अनहील करते वो मदम सरों में जानलेवा सरगोशियां करता उसके वसान हटा कर रहा था। अरहम और उसने कपकपाते होंठों से कुछ कहना चाहा था। वो बगैर शर्ट के उस पर झुका अपने लम्स के अलकान कर रहा था उसे इतना कि उसकी सांसों की छुअन से ही उसका दिल जोरों से बचने लगा था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे जीने या मरने से, यही कहा था तुमने, राइट। अब वो हाथ बढ़ाकर उसके उसके कुर्ते के अगले 2 बटन्स खोल चुका था। आज जब हमारी रूहें एक दूसरे में रक्स करेंगी तो तुम्हें ज़रूर पता चल जाएगा कि अरहम तारिक को तुम्हारी आंख से निकलने वाले एक एक आंसू से फ़र्क पड़ता है। महसूस करो मेरी खुशबू को अपने जिस्म की एक एक रग में। उसके भीगे गुलाबी लबों पर फोकस करते उसने कहा था और फिर उसको बोलने का मौका दिए बगैर उसके डरे सहमे कपकपाते लबों को अपनी जानलेवा जुनूनी शिद्दत में लिया था और वो अपनी कलाई आज़ाद करती हल्कान हो रही थी और वो सैर उसको 1 इंच भी हिलने का मौका नहीं दे रहा था। अब वो बस उसे महसूस कर रही थी। सारी फरार की कोशिशें तर्क करके उसका सांस मदम होने लगा। बहते आंसू से वो अब अपनी गर्दन हिला रही थी, मगर वो जो इतना प्यासा था हर गुजरते लम्हे अपनी शिद्दत में इजाफा कर रहा था। वो सांसें बिल्कुल कमज़ोर पड़ते बेजान जिस्म लिए ढके गई थी। जब वो उसके लब से रिश्ता होन को होद में चुनते उसके लबों को आज़ादी देकर उसकी आंखों में देखने लगा था। वो आप खांसती हुई लंबे लंबे सांस खींच रही थी। फील करो इशू। वो फिर से उसके नाक के साथ नाक जोड़े गोया हुआ था। उसने लाल सुर्ख आंखों के बहते इश्कू से कपाते हुए उसे देखा और फिर वह सांसें अनहील की थी जिन्हें कभी ना चुनने की कसम खाई थी। मेरा कद्दू बस इतने से पी बस हो गई, जज्बों के तूफान से नहीं मिलोगी। उसको अपनी सांसें चुनता देख वो उसके गीली नम पलकों पर लब रख कह रहा था और फिर उसके गुलाबी रुखसारों पर बारी बारी हल्के हल्के दांत गाड़े थे कि उसकी सिसकी निकली थी। अब वो उसकी उंगलियों में उंगलियां फंसाई उसकी गर्दन पर वार कर रहा था। उसका हार भीगा लम्स शिद्दत भरा था, जानलेवा था। वो दांत गाड़ कर लब रखता था, जानलेवा लम्स हल्कान कर देने वाले। गर्दन के हदूद पार होते देख वो उस स्याह बादल के नीचे सकड़ी सिमटी हल्कान हो रही थी। हाँ प्लीज़ प्लीज़ लीव मी। उसके भीगे लबों से अपना नाम सुनते ही वो एक बार फिर से पूरी शिद्दत से उन नरम पंखड़ियों को अपने लबों की जानलेवा गिरफ्त में ले चुका था। इस बार शिद्दत पहली बार से कहीं ज़्यादा थी। पता नहीं कौन सा तूफान था जो हर गुजरते पल के साथ इस कमज़ोर जान से टकरा रहा था। वो तो आदमोई हो गई थी। उसके पागल गिरफ्त में मुंह से दबी दबी सिसकियां निकल रही थी। उसके हार भीगे लम्स को महसूस करते अपनी सांसों को मधूम होते देख नडाल हुआ था। उसका वजूद जब भी उसके आंसू की फुहार अपने चेहरे पर महसूस करते उसके सिसकियों के शोर से वह जैसे किसी तलस्सुम से निकला था। फिर उसके लाभ पर लगे कट को और गर्दन पर जगह जगह बने सुर निशानों और अपनी दीवानगी को देखते उसने उसकी पेशानी पर लाभ रखे थे और कमर में हाथ डाले उसे अपने ऊपर गिराया था। वो उसके सीने पर गिरी थी किसी डाल की तरह और वो उसके गिर्द बाजू की मजबूत गिरफ्त बनाते उसको सीने में भींचे उसके नम बालों में उंगलियां चला रहा था और वो सिसकियां लेती रो रही थी। कैसी हलश थी, कैसी दीवार थी दोनों के दरमियान जो ना गिर रही थी और ना ही अनाओं को मात दे रही थी। अरहम की आंखों में आंसू भरे मगर अब इशाल के जिस्म से कपकपाहट खत्म हुई और उसकी गहरी सांसों की गूंज आ रही थी। उसने उसके सोए वजूद को अपने सीने में भींचे कंफर्टर ओढ़ा था और फिर खुद भी पुरसकून होते आंखें बंद कर दी थी। बुनिया अब पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। आज तो अपने थोड़े बहुत पाँव भी चला रही थी और ज़ोईशा से मस्तियाँ भी कर रही थी। मत करो बोनी, फट जाएगा पेज। ज़ोईशा ने उसे डायरी के पेजेस पर पाँव मारते हुए देखा था तो उसे डांटा। पुनिया आंखें निकालती उसकी गोद से डायरी परे फेंकती उसकी गोद में बैठ गई थी। उसे कब गवारा थी कि उसकी मौजूदगी में ज़ोईशा किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस दे। ओह यू जेलस, उसने हंसते हुए उसके पेट पर गुदगुदी करते हुए कहा था और फिर किसी बच्चे की तरह उसके माथे पर किस करते हुए उसे साथ चिपकाया था। वो उसके गले लगकर आंखें बंद कर गई थी। ज़ोईशा ने हाथ बढ़ाकर डायरी उठाई थी और पेन पकड़कर अपने अल्फाज मुकम्मल करके लिखने लगी थी। कहते ही वो हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर आता है जो उसकी ज़िंदगी के अंदर से सब डर निकाल कर उसकी ज़िंदगी को पुरसकून बना देता है। मेरी ज़िंदगी में शायद वो इंसान मोमिन है। पहली मुलाकात में ही उन्होंने किसी हीरो की तरह मेरी ज़िंदगी के पहले डर को निकाल कर बाहर फेंक दिया और दूसरे डर अरसम को भी। मैं खुद को अब बहुत हल्का फुल्का महसूस करती हूँ कि जैसे मैं एक खौफज़दा रूह नहीं बल्कि एक पुरसकून मुस्कुराहट से भरी रूह हूँ। शायद अल्लाह ने मोमिन को मेरे लिए फ़रिश्ता बनाकर भेजा है और मेरा दिल करता है कि मैं बदले में कभी इस काबिल हुई तो मोमिन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। और अभी वो लफ्ज़ डायरी पर उतार ही रही थी जब वीडियो कॉल व्हाट्सएप पर ब्लिंक हुई। उसने मोबाइल देखा, मोमिन का नंबर उसकी तस्वीर के साथ जगमगा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कॉल अटेंड की थी। हेलो डियर, कैसी हो? यकीनन मुझे याद कर रही होगी। बालों में उंगलियां चलाते शौक
शोक-हंचल लहजे में बोला पूछा था, जिस पर ज़ोइशा का दिल धड़का था। उसे कैसे पता चला कि वो उसके बारे में लिख रही थी? क्या हुआ? तो मतलब मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला, आप वाक़ई मुझे याद कर रही थीं? ऐसा मुझे आपके चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़कर पता चला। वो मदम सिरों में मुस्कुराता गोया हुआ और ज़ोइशा की उसकी हँसी में गुम हो गई। कुछ बोलेंगी नहीं? उसकी तरफ देखते गंभीर लहजे में पूछा उसने। हाँ, वो बुनिया ठीक है। उसने बात बदलनी चाहिए थी। बुनिया का तो मैंने पूछा ही नहीं। वैसे जैसे बुनिया को आपने सीने से लगाया हुआ है। आई फ़ील जेलस सो अब मुझे इस जेलसपन को ख़त्म करने के लिए आपसे अपने दिल की बात कर लेनी चाहिए। उसने जोश और खुशी के मिले-जुले तसरात में कहा था। कौन-सी बात? उसने अटकते हुए पूछा। ज़ोइशा मैं नहीं जानता कब, कैसे, क्यों, मगर आई एम इन लव विद यू बैडली। सोते जागते उठते बैठते आपकी आवाज़ को अपने इर्द गिर्द महसूस करता हूँ, आपको महसूस करता हूँ। ये दिल अजीब दीवाना हुआ फिरता है आपके साथ के लिए। मैं ज़्यादा लंबे चौड़े वादे नहीं करूँगा, मगर मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको हमेशा खुश रखूँगा, हर डर से भलातर। आई लव यू ज़ोइशा, आई कांट ब्रीथ विदाउट यू। एंड ज़ोइशा की ये सारी बातें सुनकर ही हालत तरबतर हो गई थी। सीने में धड़कता दिल ज़ोर ज़ोर से बजने लगा था। आजकल तो वैसे ही उसके असाबों पर सवार हुआ था और उस पर उसका इज़हार मोहब्बत। ठक-ठक करते दिल पर काँपते हाथों से मोबाइल रखे वो पूरी काँप रही थी, जबकि दरवाज़े की नाप पर हाथ रखे किसी और का हाथ भी ये सारी बातें सुनकर बुरी तरह काँपा था। हायसम को आवाज़ बहुत जानी-पहचानी लगी थी। फिर हानू की बेटी को किसी का ऐसे कहना, यानी इज़हार मोहब्बत पर जितना मर्ज़ी बोल्ड हो जाता, मगर ज़ोइशा को कभी भी उसने अ जीन्स टी-शर्ट में बाहर नहीं जाने दिया। हमेशा वो बड़ी-सी शाल में खुद को कवर करके निकलती थी और यही उनकी रवायात थी। बेशक उसने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, उस पर हर तरह की सहूलत दी थी उसे, मगर उसने ये कभी नहीं चाहा था कि या सोचा था कि उसकी डरपोक बहन कभी ऐसा करेगी उसके साथ। उसके हाथ क्या, उसका एतमाद ही काँप गया। उल्टे कदमों चलता वो अपने रूम में आया था, न जाने क्यों, मगर उसे कुछ गलत हो जाने का या होने का एहसास हो रहा था। क्या उसकी बहन गलत हाथों में जा रही है, या फिर वो वाक़ई भरोसेमंद इंसान है, और अगर वो ज़ोइशा की खुशी हुआ तो? जाने कितने सवालों के ताने-बाने वो बन रहा था। कनपट्टी मसलते उसका दिमाग अजीब ही सोचों के घोड़े दौड़ाने लगा। कुछ दिनों से वो ये नोट कर रहा था कि उसका एतमाद बहाल हो चुका है और अब वो कम खौफज़दा रहने लगी है। तो क्या वो उस लड़के की वजह से है? उसने पॉकेट में से सिगरेट निकालकर सुलगाई थी और पीने लगा था। फिर कुछ सोचते हुए उसने आधी सिगरेट ऐश ट्रे में मस ली थी और ज़ोइशा के कमरे की तरफ बढ़ा था। कम ऑन। दरवाज़ा नॉक होने पर अंदर से आवाज़ आई थी। वो चले गया अंदर। हायसी आए, पता है मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी, उसने खुशी-खुशी कहा। अच्छा वो क्यों? उसने उसके चेहरे पर खुशी देखते हुए पूछा। वो मुझे कुछ माँगना था आपसे। उसने बेड से उतरते उसका बाजू पकड़ते उसे बेड पर बिठाते बड़े लाड से कहा था। अच्छा ऐसा क्या है जो मुझसे माँगना है? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। वो खुश सी नज़रों से उसे देखते हुए पूछ रहा था। वो जो मेरे लिए बहुत ख़ास है, शायद मेरी सच्ची खुशी, उसने इतराते हुए कहा। अच्छा, और वो सच्ची खुशी वही है जो अब तक नहीं मिली क्या तुम्हें? उसने उसके चेहरे के तसरात को देखते हुए कहा था। ऐसा नहीं है, आपने तो मुझे सब कुछ दिया है, मगर अगर पापा होते तो मैं उनसे माँगती और मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर मेरी बात पूरी भी करते। मगर अब मुझे ये भी उम्मीद है कि आप भी मेरी बात रद्द नहीं करेंगे। वो हायसी मुझे अच्छा जोशी, मुझे ज़रा 1 मिनट फ़ोन देना अपना, मैंने कॉल करनी है जवाद को। मेरी बैक में पेन हो रहा है तो मेरे पास क्रेडिट नहीं है ऑफ यू। उसने उसकी बात काटते हुए कहा था। वो जानता था वो आगे क्या कहने वाली है, मगर इस वक्त वो उसको ना तो ना करने की पोजीशन में था और ना ही हाँ करने की पोजीशन में। कुछ भी जाने बगैर वो उसके चेहरे की खुशी छीन नहीं सकता था। मगर हाय सी, आप लैंडलाइन से भी तो? हाँ यार, बट तुम्हारे पास नंबर सेव होगा ना उसका, इसलिए खैर मैं दादो का सेल ले लेता हूँ अगर तुम्हारी कोई प्राइवेसी है तो। उसने तंज़ी लहजे में कहा। नहीं नहीं हाय सी, मेरी क्या प्राइवेसी होगी, ये लें आप मोबाइल। उसने उसे दिया। अच्छा वेट, मैं बात करके वापस करता हूँ। वो उसका मोबाइल लेकर कमरे के टेरेस पर आया था। जल्दी से अपकमिंग वीडियोस कॉल देखी थी। व्हाट्सएप नंबर याद करते उसने जोहाद का नंबर डाल दिया था। उससे कुछ बात करके वो वापस कमरे में आया था। थैंक यू जोशी, एंड मैं मेडिसिन मंगवा लूँ? तुम्हारे टॉपिक पर तफसील से बात करते हैं कल। गुड नाइट। उसके माथे पर लब रखते उसे प्यार से कहते वो बाहर निकला था। कमरे में आकर उसने अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया था और फिर मोमिन का नंबर दोहरा कर उस शख्स को ये कहा था कि कल तक उसे उसके मुतालिक सारी डिटेल्स चाहिए। या अल्लाह, बस जो भी हो उसके हक़ में बेहतर हो। उसने दिल से दुआ की थी। क्यों रो रो कर खुद को हल्कान कर रही हो? ज़नीम ने हमना के सामने बैठते हुए कहा था। अच्छा, जैसे तुम्हें तो पता नहीं मेरा दिल कर रहा है खुद को आग लगा दूँ। वो उसके साथ पूरी रात अकेली एक कमरे में कैसे बर्दाश्त करूँ?
करूँ? नहीं, नहीं, अगर अगर उन दोनों के दरमियान कुछ हो गया तो मुझे क्यों नहीं पता चला उनके लंदन जाने का? वो रोते हुए अपने नाखून कतर रही थी, मुँह से गुस्से से। तो ये तो होना ही था, वो बीवी है उसकी, जब निकाह हो रहा था तभी कोई मेजर स्टेप ले लेती तो आज यूँ वार ना हो रही होती। ज़मीन में चिल्लाते हुए कहा था, मैं तब भी उसको मार देती मगर तब भी उस अरसम कुत्ते ने उसकी जान बचा ली। ज़ुबान संभाल कर बात करो हमना। अरसम के लिए उसके मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर वो चिल्ला उठी, हाँ अब लगी ना तुम्हें भी, वो जो है मैं उससे वैसे ही बुलाऊंगी और अगर उसने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। आई स्वेयर। वो किसी जलाद की तरह भड़की। होश में तो हो तुम, पता है क्या कह रही हो? वो मेरी मोहब्बत है, तुम्हारी बहन की मोहब्बत। वो उसका कंधा थपथपाते हुए बोली, तो और हम भी तो तुम्हारी बहन की मोहब्बत है। क्या क्या किया तुमने मेरी मोहब्बत के लिए? क्या तुम उसके सामने जाकर खड़ी हुई? क्या तुमने कहा कि हरसम मेरी बहन के रास्ते से हट जाओ? अपने मतलब के लिए तुम मुझे होश में रख रही हो? याद रखो हमना, अगर अरहम मेरा ना हुआ तो हरसम को भी मैं कभी तुम्हारा होने नहीं दूंगी। आग लगा दूंगी पूरी दुनिया को। वो बुरी तरह अपने मुंह पर आया पसीना पोंछती अपने बाल नोचती कह रही थी, लीव ऑन योर लिमिट्स हमना। मत भूलो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैंने उससे बात नहीं की होगी, या फिर ये लगता है कि मैं तुम्हारे दर्द को दर्द नहीं समझती, या मुझे तुम्हारी परवाह नहीं? परवाह है मुझे तुम्हारी। मामा के बाद तुम और पापा ही तो मेरे अपने हो। मैंने तुम में बहन को और माँ को पाया है। मुझे तकलीफ़ हो रही है तुम्हारी तड़पने से, मगर हम ना क्या हो सकता है अभी? क्या हम अभी लंदन जा सकते हैं? हर चीज़ को देखकर ही कुछ स्टेप लेने होंगे। मैं गई थी उसके पास, वो कहता है उसको 100% यकीन है कि कि सबके पीछे तुम हो, इस सब के पीछे, और वजह तुम्हारी जेलसी है। उसने उसे प्यार से समझाते हुए हैंडल करने की कोशिश की थी। वाह वाह, उसने कहा, तुमने सुन लिया? ब्रिलियंट, उसने रोते हुए ताली बजाई थी। जनीम ने अपनी बहन की अपनी बहन की इतनी बकवास अपनी मोहब्बत दी अरसम सुल्तान चौधरी से सुन ली और अब मुझे भाषण देने आई है। अरे गिला गला क्यों नहीं काटा तुमने उसका? वो फुंकारी थी। नहीं लगता है वो मुझसे अपना गला कटवा लेगा। फ़िलहाल तो जैसा उसका मूड में देख कर आई हूँ, मुझे तो तुम्हारे गले पर छुरी फिरती महसूस हो रही है। प्लीज़ काम डाउन हमना, जो भी करना है बहुत। अरे मैं नहीं डरती किसी से, मारना है तो आए मारे मुझे, मगर बदले में ज़िंदा वो भी नहीं बचेगा। हर इंसान अपनी मोहब्बत के बारे में जुनूनी होता है और हब्बती भी होता है। अब जब एक ट्रायल बन गया है तो हम तीनों में से कोई एक मरेगा, या मैं या अरहम या इशाल। बात बहुत बढ़ गई है अब। उसने उसको रास्ते से परे हटाते हुए धक्का देते कहा था और तेज़ी से बाहर निकली थी। "हामना रुको प्लीज़, मुझे बताओ तुम कहाँ जा रही हो यू?" वो खुद को संभालती उसके पीछे चली गई थी। गन का बंदोबस्त करने, एक लफ्ज़ी जवाब आया। "तुम पागल हो, ये पाकिस्तान नहीं है ये सब कुछ करने के लिए।" उसने उसका हाथ थामा था। "मेरा साथ नहीं दे सकती तो जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे रास्ते में मत आना।" "हामना रिलैक्स, काम डाउन, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है।" उसने तेज़ी से उसके साथ चलते हुए कहा था, क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा तेज़ चल रही थी। "ज़नीम शट अप, जस्ट शट अप एंड लीव मी अलोन।" वो धाड़ी थी कि उसके आस-पास चलते लोग उन दोनों को रुक कर देखने लगे। "कहाँ से लोगी तुम गन इस टाइम?" "कर लूँगी अरेंजमेंट, अब्दी को कॉल की है, वो करवाएगा अरेंजमेंट।" और सुबह का सूरज आखिरी बार इशारों धावा देखेगी। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए वो कह रही थी, "आपको पता है हाँ, मुझे लगता था मेरी मोहब्बत शायद एक तरफ़ा है, पहली नज़र की एक तरफ़ा मोहब्बत, मगर आपकी आंखों में लिखी मोहब्बत की दास्तान मुझे दुनिया की सबसे हास लगी बनाती है।" वो उसके ऊपर फूलों की पत्तियां फेंकते हुए मुस्कुराते हुए कह रही थी, "इसलिए कि अहाब ने पाक मोहब्बत की है, अपनी दास्तान को हमेशा अतरों से महकाकर हालिस और जाजिब रखा है। ये इश्क नहीं, तजवीज़ है, मुंतहा अहाब की एक वादा दिल से दिल तक का।" उसने उसके रेड लहंगे में मुकीद नाजुक सरापे को जज्बों का तूफान लौटाती आंखों से देखते हुए कहा था, हाँ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाएं, मुझे आपकी ज़रूरत है। हाँ, वो अचानक रोने लगी थी जब कोई पीछे से आकर उसका हाथ थाम कर उससे दूर ले गया था। मुंतहा मुंतहा, छोड़ो इसे, मुंतहा मुंतहा। उसकी दर्द से भरपूर आवाज़ आंसू से भरे चेहरे को कर्ब से देखते हुए चीखा था, मुंतहा। वो पसीने में शराबोर व हड़बड़ा कर उठ बैठा था। पूरा जिस्म उसका कांप रहा था, मुंह लाल अंगारा हुआ था और हल्क खुश्क किस्म की कैफियत थी जो अंदर अंदर मार रही थी। नींद की गोली लेने के बावजूद भी वो मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं सो पाया होगा कि वो फिर से बुरी तरह असाबों पर सवार हो गई थी। मुंतहा अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े उठकर बैठते वो शिद्दत से रोने लगा था।
क्या कमी थी उसके पास? कोई उसको यूँ बिलखता देखता तो ज़रूर पूछता। कमी तो थी उसके पास, उसकी साँसों को कमी थी अपने महबूब की हवा की। वो ऐसी हवा का तलबगार था जिसके आस-पास से उसके महबूब की मौजूदगी महसूस हो। या अल्लाह पाक सब कुछ ले ले, मेरी जान भी ले ले, एक आखिरी बार, एक आखिरी मुलाकात दान कर दें और मैं बस छूने की भी हसरत नहीं जानता हूँ। वो अमानत थी किसी की, मगर क्या कुछ पल मुलाकात के नहीं मिल सकते? कुछ पल हाथ जोड़े बच्चों की तरह लगते छत की तरफ डबडबाती निगाहें किए वो रो रहा था, गोया वो उस सोने के हरूफ जैसी हो जिसे आसमान पर लिखा गया हो, जिसकी सांसें कहीं कश्तरियों में रखकर पजल गेम खेला हो और वो फिर तश्तरी की झलक एहाब हवा को दिखाकर उससे खींच ली हो और बदले में सशक्ति ज़िंदगी उसे दे गई हो। हर एक मोड़ पर एक नई मात खाई रही दिल की, दिल में ज़बां तक ना आई। मिले हैं कुछ ऐसे कर्म दोस्तों से कि अब दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। अकल को रोक मार देते हैं, इश्क को शौक मार देते हैं। आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, वो दूसरे लोग मार देते हैं। हमेशा मेरे सामने से गुजरना, निगाहें चुराकर मुझे देख लेना। मेरी जान तुम मुझको इतना बता दो, ये क्या चीज़ है अगर मोहब्बत नहीं है? हज़ारों तमन्नाएं होती हैं दिल में, हमारी तो बस एक तमन्ना यही है, मुझे एक दफ़ा अपना कहकर पुकारो, बस उसके सिवा कोई हसरत नहीं है। उसकी हसरतों में से सिर्फ़ अब एक ही हसरत थी, मुनतहा रुहैल, और उसकी तमन्नाओं में भी सिर्फ़ एक ही तमन्ना थी, मुनतहा रुहैल। ज़िंदगी वसीम थी तो उसके साथ बस वो सब्र के उन मराहिल में था जिनमें मौत ज़िंदगी और ज़िंदगी मौत लगती है। और यही वो सब्र की आखिरी हद होती है जब रब बंदे से वादा करता है कि उसके सबसे लाडले और प्यारे बंदे के आंसू रायगा नहीं जाएंगे, उसके आगाज़ से बेहतर उसका अंजाम होगा। बेशक उसके अनगिनत नामों में से एक नाम अलजबार है, यानी टूटे दिलों को जोड़ने वाला। वह उसके सीने पर सर रख के मज़े से सो रही थी, फिर एकदम से नींद में ही उसने सोई जागी कैफियत में अरहम के गिर्द अपना घेरा तंग किया